हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है आप सभी का? तो सभी को सबसे पहले तो बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारा प्यार। तो भाई इसी के साथ दीज आर माय क्रेडेंशियल्स और शुरुआत करेंगे आज के बेहतरीन से सेशन की और एक बेहतरीन से अंदाज में। फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइएगा। कहाँ है सभी के सभी स्टूडेंट्स? इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे भाई आज के सेशन की। और आज का जो सेशन होगा बड़ा ही धमाकेदार सेशन आपका रहने वाला है। चलिए भाई, कहाँ है आप सभी? क्या कुछ कर रही हैं और क्या कुछ बेटर करने वाले हैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, फटाफट से चलेगा। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आर यू गाइज रेडी और नॉट? आप सभी के सभी तैयार हैं कि नहीं है? और जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी कनेक्ट हो जाएं। चलिएगा, बाकी स्टूडेंट्स भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, तो जल्दी जल्दी से आ जाइएगा सभी के सभी स्टूडेंट्स लाइव। एंड इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के धमाकेदार से सेशन की, जहां पर डिस्कस कर रहे होंगे टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ जनरल साइंस। आज हमारा टारगेट मात्र 25 क्वेश्चंस का नहीं, आज जो हमारा टारगेट रहने वाला है वो रहेगा भाई 50 क्वेश्चंस का। कम से कम 50 क्वेश्चंस को हम लोग जो है डिस्कस करके आज जाने वाले हैं। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए कहाँ है आप सभी। वैसे आप लोग मुझे विजिबल नहीं हो रहे हैं। चलो भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करिएगा। जस्ट अ सेकेंड। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से। डन। सो हाउ आर यू ऑल गाइस? जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट करिएगा। चलेगा, डन, इट्स डन। नाउ शुभम कुमार हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग शुभम कुमार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिएगा, सो भाई सभी को नमस्कार, सभी को राम राम और बहुत सारा प्यार। और इसी के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे आज के सेशन की, आज के बेहतरीन से सेशन की और एक बेहतरीन से अंदाज में। चलेगा, डन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी लर्नर्स ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिएगा। और इंस्टॉल करना है मैम, किस लेसन के क्वेश्चन है मैम? शिवम पूछ रही है किस लेसन के क्वेश्चन है। अंकिता जो के वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ अब तो चलेगा, क्या बात है। राम बहुत से हाय मैम, कैसी हो आप? प्लीज मेरा नाम ले लो। मोनू जी आपका नाम ले लिया है, बिल्कुल ले लिया है। तो क्वेश्चन जो है आपके मिक्स्ड चलेंगे, साइंस के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता ही है। और क्वेश्चंस आपके मिक्स चलेंगे, सारे के सारे चैप्टर जो है आपके मिक्स रहेंगे। राधे कृष्ण जी, हेलो राधे, कैसे हैं आप? शिवम सिंह आ चुके, हेलो शिवम, कैसे हैं आप? चलेगा, राम शाह जी, अरे राम शाह जी आपको जाना है, आप जाइए। जाने वालों को कोई रोक नहीं सका है। किसको भेज रहे हो भाई आप? कोई यहाँ पे जाने नहीं आया, कोई सबके सब बच्चे यहाँ पर पढ़ने आए हैं। ठीक है, आपको जाना है, आप जा सकते हो, अपनी नींद खराब मत करो। चलेगा, ठीक है भाई। तो शांति से बैठ के प्यार से पढ़ो, बिल्कुल मजेदार तरीके से और एक मजेदार अंदाज में। ठीक है भाई, चलेगा। सो अगर प्लस की बात की जाए, सबसे पहले मैम आप मुझे भूल गई। अरे शिवम कैसी बात कर रहे हो, कहाँ भूलेंगे आपको? नहीं 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 नहीं, ऐसा किसने कहा? बिल्कुल नहीं भूला। देखते ही आपको हमने पहचान लिया भाई, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? नहीं भूले हैं। ठीक है भाई, चलिए। सबसे पहले अगर मैं प्लस की बात करती हूँ तो प्लस पे ना आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और जो बहुत कुछ मिलता है आपको, जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपका रेगुलर बैचेस की बात करें, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस आपको मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हर एक क्लास के लिए और हर एक एजुकेटर का। तो फटाफट से आप लोग प्लस पे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ प्लस की जो आपकी फी है, अगर सब्सक्रिप्शन आप लोग लेना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन प्लान आप लोगों के स्क्रीन पर है। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान या फिर 12 महीने की हम लोग बात करते हैं, 6 महीने का, ये डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर मेरे साथ प्लस पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप फटाफट से एनडी लाइव कोड अप्लाई कर लीजिएगा। और एनडी लाइव कोड अप्लाई करके आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो देखो, 24 महीने की जो फीस है वो 7800 है। अगर आप एनडी लाइव कोड अप्लाई करेंगे तो 10% का इंस्टेंट रिडक्शन। 12 मंथ की जो है आपके 6500 की, मात्र 325 रुपए महीना से भी कम पड़ता है। उतने से ज्यादा का तो एक पिज्जा आ जाता है कि नहीं? चलेगा, चलो। सो एंड दिस इज माई प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। फटाफट जाओ, फॉलो कर लीजिएगा। और भाई 1 मिलियन वॉच मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो 1 मिलियन आपके वॉच मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं। जल्दी से जाइएगा और फॉलो करिएगा। डेली की डेली जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन करिए। और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। और आज के सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन योर स्क्रीन। बाकी बातें बाद में करेंगे। चलिए भाई, मिक्स्ड सेशन रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों के तीनों सेक्शन जो है आपके बिल्कुल मिक्स रहेंगे। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। वीडियो को शेयर कर दो जल्दी से, बहुत कम बच्चे लाइव है।
नहीं 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 नहीं, राधे कृष्ण जी, साइंस का सेक्शन जो होता है आपको बैंकिंग में नहीं आता है। अवनीश जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए भाई, द कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज। आपको बताना है जो अवतल लेंस होता है, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, ये किस तरह की इमेज की फॉर्मेशन करता है। इरेक्ट बनाता है, वर्चुअल बनाता है, स्मॉलर बनाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज। हर तरह की इमेज का ये निर्माण करता है, यानी कि इरेक्ट भी बनाएगा, वर्चुअल भी बनाएगा, स्मॉलर भी बनाएगा, और ऑल ऑफ द अबव की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हर तरह की इमेज की सिंपली ये फॉर्मेशन करता है। तो बता दो भाई कैसा करेगा, किस तरह की इमेज ये बनाता है। सिंपली आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। चलिए भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिएगा। डन। चलो, सबसे पहले आपको पता है जो कॉन्केव लेंस होता है, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं तो ये आपकी इरेक्ट बनाता है कि नहीं? इरेक्ट बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, स्मॉलर बनाएगा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। What will be your right answer? तो obviously से your D option number will be the right answer. देखो, कॉन्केव लेंस की जहां पर बात आती है तो सबसे पहले तो आपको पता है इट फॉर्म्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि सिंपल कैसे, सबसे पहले तो सीधी बिंब बनाता है। सीधी बिंब बनाने के साथ साथ आभासी होती है, वो हमें प्रतीत होती है, बट एक्चुअल में ये वास्तविक बिंब नहीं बनाता है, एक्चुअल इमेज की फॉर्मेशन नहीं करता है, ये आभासी बिंब बनाता है। और साथ साथ जो साइज होता है, साइज आपका छोटा हो जाता है। सो योर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सारे के सारे जो है आपके बिल्कुल सही यहां पर रहेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है। द सिंपल पेंडुलम टेक्स 66 सेकेंड टू कंप्लीट 30 ऑक्सीलेशन। यानी कि एक जो सिंपल पेंडुलम है, अगर सिंपल पेंडुलम की बात करें, जैसे घड़ी का जो पेंडुलम होता है, वो भी क्या होता है, यानी कि ये इसका ऑक्सीलेशन एरिया की अगर हम बात करते हैं तो तब ये एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करता है। यहाँ पे आपको बताना है सिंपल द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज, यानी कि एक ऑक्सीलेशन कहीं ना कहीं सीधा आप कह सकते हो 30 ऑक्सीलेशन को ये 66 सेकंड में कंप्लीट करता है। तो एक ऑक्सीलेशन को कितने सेकंड में कंप्लीट करेगा? इससे आसान और इससे हलवा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। लगता है आपको कि इससे इजी क्वेश्चन होगा? चलिए बता दीजिएगा। बहुत सही, ऑल ऑफ द अबव, डी के साथ जाते हो, बिल्कुल सही। क्लास टाइमिंग क्या है? दीपक चौहान जी, जो वाईफाई स्टडी मेन चैनल है, डेली हमारी क्लास चलती है भाई 12 से 1। 12 से 1 का हमारा फिक्स टाइमिंग है, चलेगा। सी के साथ जाते हो, दैट विल बी द 2.2। सीधा डिवाइड कर दो ना, सीधा का सीधा डिवाइड कर दो, तो अब तब आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, 2.2 सेकेंड। 66 को किससे? 30 से डिवाइड कर दो भाई, एक ऑक्सीलेशन का सीधा सीधा आपके पास निकल के आ जाएगा, है कि नहीं? सो 2.2 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पुनीत बिल्कुल सही बात है, चलेगा। पपिया बिल्कुल सही बात है। बापिया बहुत सही। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बच्चे कहाँ हैं सभी के सभी? भाई ये तो गलत बात है, सभी के सभी बच्चे कहाँ गायब है? क्लास में बच्चे ही नहीं है कि नहीं? सिर्फ 10 बच्चे, मात्र 10 बच्चे, बाकी बच्चे कहाँ हैं सभी के सभी? चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। द फॉल्स फीट ऑफ अमीबा आर यूज्ड फॉर। अगर हम अमीबा के फॉल्स फीट की बात करते हैं, जो अमीबा का फॉल्स फीट होता है वो किस लिए यूज में लिया जाता है, सिंपली ये आपको बताना है। अगर हम अमीबा के फॉल्स फीट की बात करें, false feet is used for the movement only, capturing of the food, exchange of gases, या फिर capturing of food and movement, दोनों के लिए काम में किया जाता है। नाइट मैम, हाँ जी, नाइट में क्लास का टाइमिंग है आपका 12 बजे। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे सुबह 6 बजे और दोपहर में 12:30 बजे का फिक्स टाइमिंग है, और रात को 12 बजे आपका वाईफाई स्टडी मेन चैनल पे। चलिए, सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? सही आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है, तो यहाँ पे होगा कैप्चर ऑफ फूड ओनली। देखो, जो फॉल्स फीट होती है, फॉल्स फीट का काम क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ फूड को कैप्चर करना, है कि नहीं? तो भाई ध्यान में रखिएगा, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट का। जो फॉल्स फीट होता है ये कभी भी फूड के कैप्चरिंग में मदद नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट में मदद करता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट विल बी द मूवमेंट ओनली। चलिए, जितने बच्चे डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। फॉल्स फीट कभी भी फूड को कैप्चर करने में मदद नहीं करते हैं, दे ओनली एंड ओनली हेल्प्स इन द मूवमेंट। उसके मूवमेंट में वो मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओ माय गॉड, सोना मोना टोना डी के साथ जाते हुए, जो कि गलत आंसर है। चलिए भाई, ठीक है, बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ऑन योर स्क्रीन।
विच इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रिपेयर्ड बाय द अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स। आपको बताना है दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जी के द्वारा बनाई गई है। अगर हम सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स की बात करते हैं तो ऐसी कौन सी वैक्सीनेशन है जो सबसे पहली बार आपकी बनाई गई है? चलिए मैम, उड़ीसा पुलिस एग्जाम डेट 16 नवंबर, तो 16 नवंबर आपका आ चुका है, ज्यादा दूर नहीं है। लग जाओ, डट जाओ, दीपावली वगैरह आती रहेंगी, हर साल दीपावली आएंगे, ठीक है। तो त्योहार 1-2 दिन के लिए एंजॉय करो, बिल्कुल करो और लग जाओ। अपनी मेहनत मत छोड़ना, अपनी प्रिपरेशन मत छोड़ेगा, क्योंकि 1-2 दिन के त्योहार जो होते हैं ना हमारी पूरी सालों की मेहनत को बर्बाद करके चल जाते हैं कई बार, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। सो आपको पता है दैट इज द पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर सी शिखा यादव बिल्कुल सही जाते हुए, चलेगा पापिया बिल्कुल सही जाते हुए, और ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। देखो सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी थी, तो ये थी आपकी पेनिसिलिन, जिसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया था अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जो आपकी वैक्सीन है, ये जो आपकी सबसे पहली एंटीबायोटिक है, इसको आपका फंगस से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर हम कवक की बात करते हैं तो इसको कहां से बनाया गया है भाई, इसको बनाया गया है आपका कवक से। और किसके द्वारा? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स जो है इन्होंने इसकी खोज की थी। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेगा। मीनाक्षी तोमर जी राम राम, बहुत बहुत राम राम। शिखा यादव जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Scattering of seeds over the soil surface by the hand is called as। जमीन के ऊपर आप क्या कर रहे हो? बीज की बुआई कर रहे हो, ठीक है, बीज की बुआई आप कर रहे हो तो उसको क्या कहा जाता है? गहाई कहा जाता है, थ्रेसिंग कहा जाता है, हार्वेस्टिंग, विनोइंग या फिर ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। चलेगा, जल्दी से बताइएगा। अंकित सैनी, बच्चों का टाइम खराब हो रहा है, आपका नहीं हो रहा, आप अपना बचाओ, ठीक है बेटा, अपना टाइम बचाओ। अंकित सैनी जाओ और सो जाओ और अपना टाइम को बचाओ, अपने टाइम को आप लोग सेव करो, ठीक है, जाओ जल्दी से जाइएगा। हार्वेस्टिंग, देखो यहाँ पे क्या है, बीज की बुआई हो रही है। स्कैटरिंग, बीज को फैला रहे हो, बीज को फैलाना है, बीज की बुआई कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज द विनोइंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है आपका? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द विनोइंग, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर विनोइंग होगा। चलेगा। अबे अंकित सैनी, अभी तो 10 क्वेश्चन हुए ही नहीं, अभी आपने किसको कहा, किसने कहा आपको, किसने कहा 10 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता? बेटा सिलेक्शन होता है एक क्वेश्चन से होता है, तो आप 10 क्वेश्चन की बात कर रहे हो, सिलेक्शन तो एक क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आप गलत करके आज सिलेक्शन से बाहर और अंदर हो जाते हो। आप 10 क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन भी आपका फंस गया ना तो आपका सिलेक्शन पक्का है। उस क्वेश्चन पे हो सकता है कि आपकी जिंदगी टिकी हुई हो, तो फालतू के नेगेटिव कमेंट्स नहीं, पॉजिटिविटी के साथ सेशन में रहो, पॉजिटिविटी बांटो। कहते हैं कि जितनी ज्यादा पॉजिटिविटी आप बांटोगे उतनी ज्यादा आपकी तरफ रिबाउंस होगी। चलिए ऑप्शन नंबर सी दैट विल बी द विनोइंग कहा जाता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर कॉन्टेन्स। चलिए अगर हम थर्मोमीटर की बात करते हैं, जो थर्मोमीटर का बल्ब होता है इसके अंदर आपको क्या मिलता है? मर्क्यूरी, अल्कोहल, वाटर या फिर एसिड मिलता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्मोमीटर यानी कि एक ऐसा लिक्विड होगा जो कि एक्सपेंड कर सके, है ना, जिसका एक्यूरेसी रेट बहुत ज्यादा हो। जैसे टेम्परेचर को आप इंक्रीज करो वो एक्सपेंड कर पाए, तो ऐसा आपको एक केमिकल या फिर लिक्विड के बारे में बताना है। मैम मैं राजस्थान पुलिस में 50 नंबर से रहा एक बार। बेटा तो 50 नंबर तो 50 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा ना, तो मेहनत करो, हो जाएगा, डोंट वरी। कहते करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ जायज है। मर्क्यूरी, पारा की अगर हम बात करते हैं, मर्क्यूरी की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, रूम टेम्परेचर पर जो मर्क्यूरी होता है ना आपका, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, यानी कि सामान्य तापमान अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, है कि नहीं, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रूम टेम्परेचर। सामान्य तापमान की बात करें तो जो मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, ये तरलीय अवस्था में आपको देखने को मिलता है। तो अब ये जो मर्क्यूरी है इसको यूज में लिया जाता है थर्मोमीटर के अंतर्गत। क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, इट इज हैविंग द हाई कोफिशिएंट, हाई एक्सपेंशन कोफिशिएंट आप सीधा कह सकते हो, ठीक है। तो यहां पर अगर हम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये हमेशा इसका उच्च रहता है, हाई रहता है। तो इसलिए बहुत जल्दी, है कि नहीं, इट इज हैविंग द हाई एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट, है कि नहीं, बताओगे? तो भाई जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे फटाक से, है कि नहीं,
इट इज हैविंग द लो एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट, या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन कैसा होता है इसका, हाई ना होकर के हमेशा कैसा रहता है, हमेशा लो रहता है। लो कोफिशिएंट एक्सपेंशन है तो बहुत आसानी से जैसे जरा सा टेम्परेचर मिलता है वैसे ही एक्सपेंड करना शुरू होता है, और इसका जो एक्यूरेसी रेट होता है बहुत हाई होता है। यही कारण होता है ऑलमोस्ट जो पारे वाले थर्मोमीटर है उनकी एक्यूरेसी रेट पर ज्यादा फोकस किया जाता है। वैसे तो आजकल जो है गैस थर्मोमीटर को यूज करने लगे हैं मैक्सिमम, बट आपका जो एक्यूरेसी रेट है वो गैस थर्मोमीटर से ज्यादा, या फिर जो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स आते हैं उनसे ज्यादा आपका किसका रहता है, आपका पारे वाला जो पारे का थर्मोमीटर होता है उसी का रहता है। इज इट ओके? ठीक है भाई, चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 7 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा मैम, नींद आ रही है, बाय। अच्छा, माय गॉड, सोना टोना जी, सोना टोना को नींद आ रही है। अरे भाई सोना मोना टोना आप सो जाइए भाई। चलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल प्रिजर्वेटिव, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक केमिकल प्रिजर्वेटिव के तौर पर, यानी कि रासायनिक परिरक्षक के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। एक ऐसा केमिकल जो कि किसी भी रासायन को प्रिजर्व करके रखा जाए और फिर लिया जाए। मैम, इज दिस क्लास हेल्पफुल फॉर HSSC ऑल्सो? बिल्कुल, हर एक एग्जाम के लिए जो क्लास है आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों के लिए। मैम आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो। अरे शिवम सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलेगा मैम, ऐसे क्वेश्चंस आर्मी में आते, बिल्कुल आते हैं अमित शर्मा जी, बिल्कुल आते हैं। चलेगा, डन। चलिए, प्रिया श्रीवास्तव पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर आर देयर? बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं 6 टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, 6 प्रकार के थर्मोमीटर्स को यूज में लिया जाता है कॉमन बेसिस पे अगर हम बात करते हैं। चलेगा, डन। बताइएगा फटाफट से, सोडियम मेटाबाइसल्फेट, या फिर सोडियम ग्लूटामेट, या फिर मोनोसोडियम ग्लूटामेट, या फिर कैल्शियम बेंजोएट की बात करें तो आपको पता है जो कैल्शियम बेंजोएट होता है इट इज यूज एज द केमिकल प्रिजर्वेटिव। सो कैल्शियम बेंजोएट को यूज में लिया जाता है। इवन अगर हम खाद्य परिरक्षक के तौर पे बात करें, जो फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यानी कि तब कोल्ड स्टोरेज के अंतर्गत खाद्य को सुरक्षित करके रखा जाता है, संग्रह करके संचय करके रखा जाता है, तो उस समय पर भी फूड प्रिजर्वेटिव के यूज में लिया जाता है, जिसमें कैल्शियम बेंजोएट जो होता है आपका एक खाद्य परिरक्षक के तौर पर यूज में लिया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हार गया आज, क्यों भाई, किससे हार गए हो? अरे चलो आ जाओ सेशन की तरफ। Question number 8. The balance of oxygen and carbon dioxide in nature is controlled by. हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में जो ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को बैलेंस किसके द्वारा किया जाता है? इन दोनों को बैलेंस कौन करता है? आपका ह्यूमन बींग्स, मनुष्य करते हैं, ग्रीन प्लांट्स, माइक्रोब्स, या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है? चलेगा, सोडियम एस्कॉर्बेट, अरुण कह रहे नहीं, सोडियम एस्कॉर्बेट का यूज नहीं करते हैं। सोडियम आपका कैल्शियम बेंजोएट या फिर सोडियम बेंजोएट को यूज किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे प्राची शर्मा जी का एक और आंसर आ रहा है, सोडियम बेंजोएट। बिल्कुल सही बात है, या तो कैल्शियम बेंजोएट का या फिर सोडियम बेंजोएट को यूज में लिया जाता है। चलेगा, ठीक है भाई। नमस्कार बिट्टू कुमार जी, नमस्कार बहुत बहुत। आज कितने क्वेश्चन है मैम? अमित शर्मा जी, आज हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा, आज के सेशन में 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा फास्टली चलेंगे, बहुत फास्ट आज हम लोग चलेंगे, 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जल्दी से बताइएगा। ग्रीन प्लांट्स, आपको पता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को जो बैलेंस करने का काम होता है वो होता है ग्रीन प्लांट का, जो हरे पौधे होते हैं। ये करते क्या है आपको पता है? दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरे करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के दौरान करते क्या है? ये 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 का निर्माण करते हैं, प्लस यहां से 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आपके बैलेंस हो जाती है। तो करते क्या? 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के एब्जॉर्ब करेंगे, अवशोषित करते हैं, तो 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन के बाहर निकाल देते हैं। तो अगर ये 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाहर निकाल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के इन करते हैं, तो दोनों को बैलेंस करने का काम करते हैं कौन? जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपके होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि जितनी ऑक्सीजन को अंदर, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले रहे हैं, उतनी ऑक्सीजन एनवायरमेंट में दे रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का लेवल को मेंटेन करने का काम ये आपका करते हैं। राकेश जी गुड नाइट नहीं, अभी तो गुड इवनिंग हुआ है। विजय पाल सिंह जी वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाउ मेनी क्वेश्चंस मैम? काजल, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस आज होंगे आपके 50 क्वेश्चंस। चलेगा, इज इट ओके? बहुत सही।
चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा, ठीक है। द स्मॉल ओपनिंग्स एट द बैक ऑफ द लीव्स थ्रू विच प्लांट ब्रीथ आर नॉन एज। देखो पादपों की जो पत्तियां होती है ना, आपने देखा होगा पादपों की पत्तियों को कभी भी आप पीछे की तरफ से देखना तो उसके पीछे ना छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे ना स्पोर्स पाए जाते हैं, और इन्हीं स्पोर्स के थ्रू पादप जो है सांस लेते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज द स्टोमेटा, यानी कि रंध्र कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, आपका रंध्र कहा जाता है। अगर हम रंध्र की बात करते हैं तो रंध्र होते हैं या फिर स्टोमेटा पोर्स होते हैं। इन्हीं स्टोमेटा पोर्स के थ्रू जो पादप है सांस लेते हैं। सांस लेने के अलावा इवन अगर हम बात करते हैं तब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि जो जल का वाष्पोत्सर्जन होता है वो भी इन्हीं के थ्रू होता है, पानी भी इन्हीं के थ्रू आपका बाहर निकलता है। इज इट ओके? चलेगा, बहुत सही। प्रिया श्रीवास्तव बिल्कुल जानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं, शी इज माय सिस्टर। चलेगा, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, एंड द क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आप लोगों के स्क्रीन पर है। Those which feed upon the dead plant and animal tissues and convert them into the dark colored substance are called as। चलिए बहुत सही। आपको ऐसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों के बारे में बताना है जो कि जितने भी मृत जीवाश्म होते हैं उनके ऊपर पनप जाते हैं और धीरे 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 उसको डिकम्पोज करना शुरू करते हैं, उसको काले रंग में परिवर्तित, डार्क कलर में उसको परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। चलिए भाई, ठीक है। सो जल्दी से आंसर करिएगा, आंसर क्या होगा एंड व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द माइक्रोब्स एंड फंगस। क्या कहा जाता है, माइक्रोब्स और फंगस कहा जाता है। देखो कैचुए का यूज कहां पर होता है, जहां पर सोइल की बात हो, ठीक है, जहां पर जमीन की बात हो, यानी कि मिट्टी की अगर उर्वरता बढ़ाती है तो आप कैंचुए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसको ना हलधर भी कहा जाता है। हलधर की अगर हम बात करते हैं, किसान का मित्र कहा जाता है कैचुआ को, ठीक है। वायरस और डेट्री वायरस हो नहीं सकते, तो माइक्रोब्स एंड फंगस सीधा भी अगर आप एलिमिनेशन को यूज करोगे तो भी आंसर कर सकते हो। जो माइक्रोब्स होते हैं, फंगस होते हैं, धीरे धीरे चीजें गलनी सड़नी शुरू होती है, उस पर माइक्रोब छोटे 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 सूक्ष्म जीव जमना शुरू होते हैं, पनपना शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे उस पर फंगस लगनी शुरू होती है, कवक लगना शुरू होता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए भाई बताइएगा। ह्यूमन ईयर्स कैन हियर साउंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी। चलेगा, नींद आ रही है तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो कि आप पढ़ा क्यों रहे हो, एंड ड्रीम भूल कर अपने आप नींद चली जाएगी। बहुत सही आकाश, बिल्कुल सही बात है कि क्यों पढ़ रहे हो भाई, पहले ये देखो। चलेगा, ठीक है। मैम डेट्रीवोरस क्यों नहीं होंगे? काजल, अगर हम डेट्रीवोरस की बात करते हैं, डेट्रीवोरस आपके इसलिए नहीं होंगे, डेट्रीवोरस का काम चीजों को गलाने सड़ाने का नहीं होता है, ठीक है। डेट्रीवोरस क्या करते हैं, आपको चीजों को गलाने सड़ाने का काम नहीं करते। यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर सिंपली स्किन को गलाने की बात हो रही है, त्वचा को, टिश्यू को जलाने की बात हो रही है, सेल को जलाने की बात हो रही है, ठीक है। डेड प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्किन होती है, जो सेल वॉल होती है, उसको डिकम्पोज करने की बात हो रही है, और किसमें, ह्यूमस में कन्वर्ट करना है, उसको कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं करना है, ठीक है। तो उसको इसलिए डिट्रोवायरस का काम क्या होता है, अगर कंप्लीट डिकम्पोजिशन होना है तो डिट्रोवायरस होता है, या फिर अगर एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने का काम हो, जैसे इन्फेक्शन को फैलाना, वहां पे आपका डिट्रोवायरस आता है, ठीक है। तो आपका कभी भी दैट विल बी द माइक्रोब्स। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दैट विल बी द 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज की अगर हम बात करें तो सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पे ऑडिबल साउंड, ह्यूमन हियर कैन हियर द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसकी बात हो रही है, आपकी ऑडिबल साउंड की बात हो रही है। जो ऑडिबल साउंड होती है, यानी कि सुनने लायक ध्वनि की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, दैट इज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी होती है। देन अब अगर हम बात करते हैं आपकी जो बिलो 20 हर्ट्ज होती है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एट द इंफ्रारेड। इनको क्या कहा जाता है, आपका
इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है। और ये जो वेव्स होती हैं, ऐसे वेव्स को मनुष्य नहीं सुन सकता है। जैसे आपको पता है बैट इस वेव को महसूस कर पाती है, चमगादड़ की अगर हम बात करते हैं तो कुछ ही जीव होते हैं जो इनको महसूस कर पाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं बैट के अलावा और कौन कौन करता है, चलो भाई बताओ, चमगादड़ के अलावा। इसके बाद जो 60 हर्ट्ज टू 13,000 हर्ट्ज है, ये बहुत ज्यादा हर्ट्ज की हो जाती है। और अबव 20,000 हर्ट्ज जो है ये किस में आ जाती है, आपकी इंफ्रारेड वेव्स के बाद आपकी ऑडिबल रेंज, और ऑडिबल के बाद आपकी कौन सी आ जाती है, अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स आ जाती है। ये हो गई आपकी ऑडिबल। और 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर होती है आपके कौन सी आ जाती है, अल्ट्रासोनिक। और अल्ट्रासोनिक के बाद 20 किलो हर्ट्ज से अबव जितनी भी होती है दे आर द सुपरसोनिक। और सुपरसोनिक वेव्स पर ही कौन काम करते हैं, जितने भी आपके फाइटर प्लेन्स होते हैं वो सुपरसोनिक पे आपके काम करते हैं। चलेगा जी, ओके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा, ठीक है भाई। चलिए मैम 80 हर्ट्ज होनी चाहिए, बट इसमें ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज। अरे नहीं, चलिए ठीक है। क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। कई बार इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आपके क्वेश्चन की सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है भाई। चलिए अनुज कुमार, अगर हम बात करते हैं, आप थोड़ा सा अगर सेशन पे फोकस करोगे, अपने आप आपके सारे थॉट्स चले जाएंगे ना। आपके माइंड में जितने भी आपके सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, अगर आप क्लास में पढ़ने की कोशिश करोगे, क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करोगे ना, तो अपने आप चले जाएंगे। टेंशन मत लो। पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। एंड द क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से आंसर करिएगा। द ऑर्गेनेली विच आर एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स आर। चलिए आपको बताना है क्रोमोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट, क्या बात है, प्लास्टिड एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है भाई, बहुत सही, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, या फिर प्लास्टिड्स एंड सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं। आपको बताना है एक ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता बट प्लांट सेल के अंदर मौजूद होता है। ठीक है भाई, कौन सा होगा? सर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि भाई एनिमल सेल के अंदर आपको सेल वॉल को ही मिलता है, एनिमल सेल वॉल के अंदर आपको सेल वॉल मिलता है। आपका आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द राइट आंसर? चलिए बताइएगा, सही आंसर आपका यहां पर क्या होगा? द विच सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, आपको एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता है बट प्लांट सेल के अंदर मिलता है। तो देखो, अगर हम प्लास्टिड की बात करते हैं, जो प्लास्टिड है आपको एनिमल सेल के अंदर नहीं मिलता बट आपको प्लांट सेल के अंदर मिलता है। बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये आपकी एनिमल सेल के अंदर भी होती है और ये आपके प्लांट सेल के अंदर भी होती है। दोनों के दोनों प्रकार की कोशिकाओं की बात करें तो यहाँ पे जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर मौजूद होती है? आपके प्लांट सेल के अंदर। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर होगा दैट विल बी द ऑप्शन नंबर डी। जितने बच्चे बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। ठीक है भाई, बी के साथ जाने वाले बच्चे जो है बिल्कुल गलत जा रहे हैं। अगर हम बात करेंगे प्लास्टिड और सेल वॉल, देखो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये दोनों के अंदर मिलता है। प्लास्टिड तो सिर्फ आपको प्लांट सेल के अंदर मिलेगा बट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये आपको एनिमल्स के अंदर भी मिलता है और ये आपको प्लांट्स के अंतर्गत भी मिलता है। इज इट ओके? क्लियर है भाई? ध्यान रखिएगा। सो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑन योर स्क्रीन। 12 कंप्लीट, 13 के बाद बात करेंगे। प्रिया श्रीवास्तव कह रही मैम आप सोने जाइए। प्रिया श्रीवास्तव जी देखो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो भी बच्चों को नहीं सोना है, ठीक है, चलिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को अगर सोना है तो आप लोग जाकर के सो सकते हैं, क्लास को चलने दीजिए। जो बच्चे क्लास अटेंड करें उनको पढ़ने दो, ठीक है। डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी मत फैलाओ, यहाँ पे जाओ और सो जाओ जाके, ठीक है। चलिए, डेंटिस्ट यूजेस द कॉन्केव मिरर टू सी। आपसे पूछा जा रहा है जितने भी दंत चिकित्सक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं वो जल्दी से बताइएगा। चलिए फटाफट, यहाँ पे अगर हम डेंटिस्ट की बात करते हैं कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो कॉन्केव मिरर का यूज, ये आपको बताना है। क्योंकि भाई ड्यू टू फॉर द क्लियर इमेजिनिंग ऑफ टीथ, दांत उनको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे, है कि नहीं। या फिर अगर हम बात करते हैं करेक्ट इमेज ऑफ टीथ, या फिर एनलार्ज्ड इमेज ऑफ टीथ, या फिर इरेक्ट इमेज ऑफ टीथ, तो किस लिए वो एक अवतल या फिर आप कॉन्केव मिरर की बात करें अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली आपको आंसर करना है, बहुत आसान आंसर है, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, टू एनलार्ज द इमेज ऑफ द
टीथ, यानी कि दांतों को बड़ा करने के लिए, देखने के लिए भाई कौन से वेन कहां पर है, कहां पर दांत में खराबी है, उसको जूम करने के लिए, सिंपली आप कह सकते हैं एनलार्ज करने के लिए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 14, हाँ बिल्कुल जैसे सेविंग मिरर की अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल अभिषेक यादव जी, अरे क्या बात है यादव सरकार, बहुत सही है कि नहीं। चलिएगा, बिल्कुल जो शेविंग मिरर होता है वो भी किसमें काउंट आता है, काउंट होता है आपका कॉन्केव मिरर के अंतर्गत, बिल्कुल सही बात है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आइडेंटिफाई द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर। अगर हम अपने वायुमंडल की बात करते हैं, हमारी वायुमंडल के अंतर्गत ओजोन परत को डिप्लेट करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? मीथेन गैस, सीएनजी, सीएफसी या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं। चलेगा, ठीक है भाई, बताओ। देखो बाहर ना पटाखे चल रहे हैं, आतिशबाजी चल रही है दबा के। चलेगा चलेगा, बहुत सही बहुत सही। चलिए डन। व्हाट विल बी योर राइट आंसर? सीएफसी। विजयपाल सिंह, राकेश, कुलदीप, मनोहर, चलेगा बशराज बिल्कुल सही जाते हुए, काजल, अमित, विजयपाल, राजेश, चलेगा परशुक जैन बिल्कुल सही बात है। क्या बात है? प्रिया, मनोज, सलमान खान, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाते हुए सीएफसी। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सिंपली अगर बात की जाए आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, ये क्या करते हैं आपको पता है? दे डिप्लेट आवर ओजोन लेयर। देखो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो सबसे बाहरी मंडल है जिसको हम लोग समताप मंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, तो सबसे बाहरी समताप मंडल के चारों तरफ जैसे ही एनवायरमेंटल ऑक्सीजन हमारी आउटर स्पेस के ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होती है, तो ये ना पृथ्वी के वातावरण के चारों तरफ एक परत बना देती है। पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी पृथ्वी के वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ एक परत बनाती है जिसको हम लोग ओजोन परत कहते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है कि ये परत जो है किस मंडल के अंतर्गत बनती है। अगर हम बात करें तो बताइएगा भाई किस मंडल के अंतर्गत इसका निर्माण होता है। वैसे तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, जल्दी से बताइएगा। देखो यहाँ पर सीएफसीज है ना, ये पहले आज के समय पर नहीं, ये पहले जो है आपके एसी या फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज में ली जाते हैं। आपको पता है आज से लगभग जो 20-25 साल पहले फ्रिज आते थे, आज से लगभग 10 से 15 साल पहले जो फ्रिज आते थे, उनके अंदर क्या होता था, उनके अंदर ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते थे। आपको पता है जो हमारी मम्मियां दहेज में कभी फ्रिज लेकर के आई थी, उसके अंदर ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज में लेते थे। तो वो फ्रिज इतने अच्छे हुआ करते थे, अगर थोड़ी सी भी लाइट आई, 2-4 घंटे लाइट आती है तो 2400 घंटे वो फ्रिज अच्छे चला करते थे, है कि नहीं। बट आज के जो फ्रिज आने शुरू हो गई है वो मुश्किल से 10 घंटे चलते, 4 घंटे ठंडे नहीं रहते। तो आज की माओ के जो ताने हैं कि भाई साहब हमारे दहेज में मेरे बाप ने फ्रिज दिया था मुझे गिफ्ट में, बड़ा अच्छा चल रहा है, आज की देखो बेटा देख तेरी कैसी लाई है। तो वो रीजन क्या है? क्योंकि आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा है, और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसके तहत सीएफसीज को बैन कर दिया गया था। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तब बात की जाती है आपकी 2011 में एयर पॉल्यूटेटिंग एक्ट के तहत सबसे पहले क्या किया गया था? एयर पॉल्यूटेटिंग एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया गया था कि हम लोग 2011 में यूज में नहीं लेंगे सीएफसीज को। ठीक है भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ने तो कह दिया, बट यूज में लेंगे भाई साहब, हमें आदत है, हमें तो ठंडा पानी पीने की आदत है। रात वाली दवा भाई साहब बिना आइस क्यूब के अंदर नहीं जाती, रात को सोने से पहले आइस क्यूब की जरूरत होती है उस कांच के गिलास के अंदर, उसके बगैर वो अंदर नहीं जाती। तो अब ये देखो, ये जो सीएफसीज थी इनको बैन तो कर दिया, बट ये फिर भी यूज में आती रही। अब देखो मान लीजिए आप किसी चीज से बहुत प्यार करते हो, रेफ्रिजरेटर से, एसी से हम बहुत प्यार करते थे, है कि नहीं, तो हम कैसे छोड़ दे उसे, भरी गर्मी में वो भी कैसे साथ छोड़ दे, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो आप अगर किसी चीज से बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव अगर आपको है, तो आप उस चीज को कब छोड़ सकते हैं? या तो आपको उससे कोई चीज बेटर मिल जाए, या फिर आपको उसका रिप्लेसमेंट मिल जाए। ठीक है, या तो उसका रिप्लेसमेंट मिल जाए। तो यहां पर फिर क्या किया सरकार ने, सोचा कि ऐसे लोग नहीं मानने वाले, तो 2011 से जाते जाते 2015 में इन्होंने सीएफसीज का एक अल्टरनेट दे दिया, एचएफसीज। इन्होंने एचएफसीज की अगर हम बात करते हैं, यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इनके अल्टरनेट के तौर पे उतारी, और 2015 से सीएफसीज को मार्केट से कंप्लीटली खत्म कर दिया।
पूर्ण रूप से खत्म किया और HFCs का इस्तेमाल किया जाने लगा एसिस और रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इसलिए आज की बहुएं जो फ्रिज लेकर के आती है, वो जो ताना खाती है, वो इस कारण से खाती है। ठीक है, तो मम्मी को छेड़ना मत भाई साहब, दिल पे बात लगेगी। चल बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑन योर स्क्रीन। अरे भाई पूजा पूजा पूजा, इन क्वेश्चंस की पूजा कर लो भाई, पूजा को पढ़ने दो, आ जाओ यहाँ पे। ठीक है भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे सारे के सारे सारे, देखो है ना, ऐसे कहते हैं ना, शैतान कहीं के कहीं। आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्रीथिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। अगर हम सांस लेने की प्रक्रिया की बात करते हैं, जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। अगर ब्रीथिंग प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, क्या कहते हो आप? सांस लेना, इनहेलेशन, किसी चीज को आप अंदर लेके जा रहे हो या फिर किसी चीज को आप एक्सहेल कर रहे हो, आप सांस को छोड़ रहे हैं। रिलीज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की रिहाई की अगर हम बात करें, ठीक है, आप एनर्जी को छोड़ रहे हैं, या फिर बोथ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन इज कॉल्ड एज द ब्रीदिंग। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सांस लेना, हवा को अंदर भरना और हवा को बाहर छोड़ना, क्या कहलाता है? आपका सांस कहलाता है। देखो, दो टर्म आपसे पूछी जा सकती है, या तो आपसे पूछ ली जाए भाई ब्रीदिंग, या फिर आपसे पूछ लिया जाए रेस्पिरेशन। या तो ब्रीदिंग या फिर आपसे रेस्पिरेशन पूछा जा सकता है। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन प्रक्रिया की अगर हम बात करें, और जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन सॉरी, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है आपका? ब्रीदिंग का मतलब होता है आपका सांस लेना, और रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? आपका श्वसन। तो दोनों शब्दों में क्या डिफरेंस है, कौन बताएगा? जल्दी से बताइएगा। सौम्या यादव जी, हेलो, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल है? चलेगा। जय श्री राम ब्लू मेंटिस जी, क्या बात है। चलो अब देखो, सांस लेना क्या है? दैट इज इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। आप हवा को अंदर भर रहे हो और हवा को बाहर छोड़ रहे हो, सांस लेना है। बट जहां श्वसन की बात आती है, श्वसन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, C6H12O6 का ब्रेकडाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितना ग्लूकोज आपने खाया है उसका ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, या फिर ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है, यानी कि कमी में। ठीक है, तो आपका रेस्पिरेशन होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। इज इट ओके? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑन योर स्क्रीन। बहुत अच्छा लग रहा है, अरे क्या बात है, बहुत सही। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 16 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंसेस कॉन्टेन बेस। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर आपको बेस मिलेगा। बेस का एक आपको यहाँ पर सिंपल सी बात है, एक कपल पहचानना है आपको जिसके अंदर दोनों के दोनों बेस हैं। चलिए, बहुत खूब मैम, आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। पूजा कुमारी जी, बहुत सही पूजा, बहुत सही। राधे राधे सरकार। यादव जी, राधे राधे। मैम सॉन्ग सुना दो। मीनाक्षी तोमर कह रही है मैम सॉन्ग सुना दो। बेटा ये सारे सॉन्ग ही चल रहे हैं तुम्हारे लिए, जीवन का सॉन्ग चल रहा है आपका, पूरे जीवन की जो आपकी राम कथा है ना, वो यही चल रही है आपकी, इसी पे डिपेंड करती है। चलिए चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कॉन्टेन द बेस। तो आपको पता है ग्रेप्स विनेगर क्या होगा? एसिड होगा। सोप और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोप क्या होता है आपको पता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर किसको यूज किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। सो तीनों के तीनों क्या है? आपके दोनों के दोनों आपके बेस है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। बी जो होगा आपका बिल्कुल सही होगा। मैं मॉर्निंग में भी लेती है क्लास आप? हाँ जी, दिशा ठाकुर जी, बिल्कुल मॉर्निंग में भी चलती है आपकी क्लास, सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे आपकी चलती है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। जो सुबह मॉर्निंग के 6 AM वाली क्लास होगी वो चलेगी आपकी वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। ठीक है भाई, चलो डन। सो योर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। इन अ कोलिजन between a heavier object and a lighter object, the body that experiences great force is। देखो, आपको दो ऑब्जेक्ट दिए जाते हैं, आपको सिस्टम ए और सिस्टम बी। मान लीजिए ये आपका हेवियर ऑब्जेक्ट है और ये आपका लाइटर ऑब्जेक्ट है। एक भारी है, एक हल्का है। अब तब इन दोनों की टक्कर होगी। अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो इनको जब महसूस होगा फोर्स, वो कैसा होगा? लाइटर बॉडी को ज्यादा महसूस होगा, हैवियर बॉडी को ज्यादा महसूस होता है, या फिर बोथ एक्सपीरियंसेस द सेम फोर्सेस। जो आपकी दोनों के दोनों जो सिस्टम है, दोनों को बराबर फोर्स आपका
एक्सर्ट होगा, दोनों समान फोर्स को अनुभव करते हैं, या फिर नीदर ऑफ देम एक्सपीरियंस एनी फोर्सेस, को किसी पे भी कोई फोर्स आपका अप्लाई नहीं होगा, कोई भी आपकी फोर्स को फील ही नहीं कर पाएगा टकराने से। चलिए बताइएगा। चलिए शिवम सिंह जी, थैंक्स अ लॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा लग रहा है आपसे पढ़कर। अरे क्या बात है गोविंद जी, बहुत सही। अरे मान भी जाओ अब, आशीष यादव किसको मना रहे हो? चलिएगा, लाइटर हेवियर एक के साथ जाते हुए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में एसिडिक एंड बेस। अरे विजयपाल सिंह जी, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो के अंदर, इनो को पानी में डाल दिया, देखो इनो क्या थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, इनो को आपने पानी के अंदर डाल दिया तो क्या बन गया, बेस बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और उसी को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। चलिए तो मैम मैं तो मॉर्निंग रनिंग करेगा तो क्लास अफेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं शुभम, इट्स ओके। देखो आपको पता है आपने पढ़ाए जितने बच्चे बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। देखो एक चीज बताओ, आपने एक फोर्स पढ़ा है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन जी का जो तीसरा नियम है, न्यूटन भाई साहब ने क्या बताया? देखो न्यूटन ने कहा एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और ए को महसूस होता है 5 न्यूटन फोर्स, तो बी को भी 5 न्यूटन फोर्स ही अप्लाई होगा। भारी और हल्का होने से कोई मतलब नहीं है, दोनों के अंदर कोलिजन हो रहा है, तब कोई भी दो पार्टिकल टकराते हैं तो दोनों पर बराबर फोर्स लगता है। आपने कभी देखा होगी अगर सामने सामने से दो गाड़ियां टकरा जाए तो दोनों में बराबर नुकसान होता है, दोनों खराब होती है। ऐसा नहीं होता कि जो बड़ा वाहन ट्रक ज्यादा खराब हो जाएगा और गाड़ी छोटी गाड़ी है तो उसमें नुकसान कम होगा, ऐसा नहीं होता। तो दो सब्सटेंस कभी भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो बराबर फोर्स उन पे अप्लाई होता है, और यही तो कहता है न्यूटन का तीसरा नियम, दैट एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बराबर फोर्स लगेगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इज इट ओके? चलेगा, एक्शन रिएक्शन तो यही तो कहता है, उसी का ही तो आपका ये क्या है, एप्लीकेशन है। इज इट ओके? चलेगा, डन। बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 18 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की, एंड क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑन योर स्क्रीन। आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द मेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन द मेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। देखो मनुष्य के शरीर में आयोडीन की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? अगर हम आयोडीन की आवश्यकता की बात करें तो जो आयोडीन की आवश्यकता होती है वो किस लिए होती है? कि मैम आपको नींद नहीं आती है क्या? क्रांति करे बेटा। देखो निगाहों में जिनकी मंजिल थी वो गिरे और गिरकर संभले भी, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, चिराग आंधियों में भी जलते रहे। बेटा देखो डिस्टरबेंस हर किसी के आसपास होती है, नींद सबको आती है, ऐसा नहीं है कि नींद किसी को नहीं आती। अगर आप सोच लोगे नींद आ रही है तो नींद आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ पाना है, तो आपकी नींद अपने आप चली जाएगी। अगर जीवन में कुछ करने की ठानी है, कुछ करने का सोचा है, तो नींद आपकी अपने आप छूमंतर हो जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी। अब सोच लो, कहते हैं ना कि सोच लो आपको करना क्या है, दैट विल बी द थायरोक्सिन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आपको पता है हमारे गले में ना एक ग्रंथि पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड, जिसकी शेप होती है बो की तरह की। इसको एच ग्लैंड भी कहते हैं, या फिर इसका जो आकार होता है ना जैसा बो होता है, बो के आकार का ये होता है थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है ये एक हार्मोन को रिलीज करती है, एंड दैट इज द थायरोक्सिन हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन है भाई? आपका थायरोक्सिन हार्मोन है। अब अगर इस थायरोक्सिन हार्मोन की हम लोग बात करते हैं, ये करता क्या है? ये आपका T3 प्लस T4 से मिलकर के बना होता है। और T3 और T4 क्या होता है? देखो T3 की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द ट्राईआइडोथायरोक्सिन। ट्राईआइडोथायरोक्सिन की अगर हम बात करते हैं, इज इट ओके? और T4 क्या है? अगर T4 की बात की जाए, दैट विल बी द टेट्राआइडोथायरोक्सिन। तो टेट्राआइडोथायरोक्सिन की बात करते हैं, या फिर सिंपली आपकी बात की जाए ट्राईआइडोथायरोक्सिन। तो ये दोनों के दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यही दोनों के दोनों मिलकर के आपका निर्माण करते हैं किसका? T3 T4 मिलकर के थायरोक्सिन का निर्माण करते हैं। तो थायरोक्सिन को सबसे ज्यादा किसकी रिक्वायरमेंट होती है? आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। और आपको पता है जो T3 T4 सेल्स होती हैं ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, अगर हम अपनी इम्यूनिटी की बात करते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता होती है उसको बनाने में हमारे शरीर में मदद करती हैं।
इवन अगर हम बात करते हैं यही आगे जाकर के कैल्सिटोनिन हार्मोन के साथ आगे जाकर के आयोडीन मिलेगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन मिलता है, फिर अगर पायरिडॉक्सिन हार्मोन होता है उसके साथ मिलेंगे, पैराथायरॉइड हार्मोन के साथ मिलते हैं, जाकर के कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं और इसी आयोडीन को हमारी बोन्स में भी जाकर के ये स्टोर कर देते हैं ना। हमारी बोन्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए भी आयोडीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बड़ा अच्छा सा प्रोसेस ये चलता है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की तरफ। मैम मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अरे क्या बात है पूजा कुमारी जी, बहुत सही है। अच्छा, अगर थायरोक्सिन का अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर बढ़ जाता है तो इंसान जो है, इंसान बिल्कुल सूख जाता है, ढांचे की तरह पतला हो जाता है। अगर थायरोक्सिन का अमाउंट बढ़ जाए तो इंसान जो है बिल्कुल सूख जाता है, उसके शरीर जो है बिल्कुल ऐसे पतला हो जाता है, आपको स्केलेटन दिखाई देने लगता है, ऊपर से नीचे तक आप कंकाल पड़ सकते हैं, ये कंडीशन होती है। इज इट ओके? चलेगा। प्रणाम नंदिता जी, बहुत बहुत प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the parts given below is not a part of a pistil? आपको बताना है इनमें से कौन सा एक ऐसा भाग है जो कि पिस्टिल का पार्ट नहीं है। चलेगा, बताइएगा इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो कि पिस्टिल का पार्ट नहीं होगा। अगर हम पिस्टिल की बात करते हैं, पिस्टिल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टिल क्या है? पुष्पों का जो फूल होते हैं, दिस इज द फ्लावर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फ्लावर्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है। अब देखो, आपको पता है जो फिलामेंट होता है, अगर हम सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर बात करें तो किस तरीके से होता है? मेन 3 ऑर्गन होते हैं। सबसे पहला पार्ट जिसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा के बाद जो गर्दन जहां से स्टाइल मार रही है भाई साहब, इस पार्ट को हम लोग स्टाइल कहते हैं। और स्टाइल के बाद ये वाला जो पार्ट आता है, ये आता है आपका ओवेरी, और इसी ओवेरी के अंदर यहाँ पर होता है छोटा सा ओव्यूल, ठीक है भाई। ये तो हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं, जो मेल प्रजनन तंत्र अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? पुष्पों के अंतर्गत, ये आपको देखना है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? आपका स्टेमेन कहा जाता है। और जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन के अंदर आपको क्या मिलता है? सबसे पहले फिलामेंट की बात करें, तंतु की बात करें, फिलामेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं तंतु। इसके ऊपर यहां पर आपको एंथर मिलता है, बाइलोब्ड एंथर होता है, दिस इज कॉल्ड एज द एंथर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पुकेशर कहते हैं। और इसी पुकेशर के ऊपर क्या होता है आपका? इसी पुकेशर के ऊपर छोटे 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 परागकण आपको देखने को मिलते हैं। यहीं पर आपको क्या मिलते हैं? पोलन ग्रेन्स जो है देखने को मिलते हैं। क्या मिलेंगे भाई? पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे, परागकण देखने को मिलते हैं। तो जो फिलामेंट होता है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये आपका पिस्टिल में देखने को नहीं मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? मैम क्या ये क्लास यूपीएसआई के लिए ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं नंदिता जी, बिल्कुल ले सकते हैं। चलेगा इट ओके? चलो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज द लीस्ट वेवलेंथ? आपको बताना है इनमें से कौन सा कलर ऐसा है जिसका सबसे कम वेवलेंथ होता है? ग्रीन, ब्लू, रेड या फिर वॉयलेट? ऐसा कौन सा कलर है? जल्दी से बताइएगा। चलिए, गोविंद कह रहे मैम मैं पहली बार आपसे पढ़ रहा हूँ और मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। अरे वाह, वेरी नाइस, बहुत सही। डेली बेसिस पे आप लोग क्लास लो, डेली 12 बजे हमारी रात को क्लास चलती है, तो डेली बेसिस पे लोगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, डोंट वरी, बहुत मजा आएगा। चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। वॉयलेट कलर, ऑब्वियसली सी बात है। आपको पता है जो वॉयलेट कलर है, इसका जो लैम्बडा होता है, वेवलेंथ होता है, वो सबसे कम होता है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो ये फैलता बहुत है, स्कैटरिंग करता है, सबसे ज्यादा फैलता है। तो वॉयलेट कलर अगर सबसे ज्यादा फैलता है, यही सबसे बड़ा रीजन है जो हमें आसमान का रंग है वो नीला दिखाई देता है, या फिर जो समुद्र का रंग है वो हमें नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो वॉयलेट कलर है इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, इसकी वेवलेंथ कम है, तो ये ज्यादा दूरी से आप इसको देख नहीं पाते हो, ठीक है। तो ये आप इसको ज्यादा डिस्टेंस तक नहीं देख पाते। अब अगर हम रेड कलर की बात करते हैं, आपको पता है जो रेड कलर है इसका वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो जो रेड कलर है ये ज्यादा फैलता नहीं है, ये फैलने की बजाय ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, तो ज्यादा दूर से आप रेड कलर को दूर से ही पहचान लेते हैं। इसीलिए जितने भी डेंजर जोन के सिग्नल होते हैं उनको रेड कलर का रखा जाता है, ताकि आपको दूर से पता चल जाए कि आगे कुछ खतरा है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है, ठीक है भाई। हाँ जी, रेड का सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। प्राची बिल्कुल सही बात है। विजय पाल जी, शुभम कुमार बिल्कुल सही जाते हुए चलेगा, बहुत खूब। इज इट ओके? तो देखो आपको रेड कलर जो है, आप रेड कलर देख पा रहे हो तो आपको दूर से रेड कलर दिखाई दे जाएगा,
और जो ब्लू कलर होता है, अगर ब्लू कलर का मेरे पास कोई चीज हो, ब्लू कलर उतना आसानी से आपको दिखाई नहीं देगा जितना कंपैरेटिवली आप रेड कलर को देख पाओगे। दोनों में कंपैरिजन अगर हम करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी नॉन एज। चलेगा, ठीक है भाई, अगर हम बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी नॉन एज, हमारे शरीर में जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, उसका डाइजेशन हो रहा है, आप प्रोटीन खा रहे हैं, आप फैट खा रहे हैं, ये सब क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है। खाने के बाद यानी कि जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, कहां पर, आपका एलिमेंट्री कैनाल, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या चलता है आपका, सिंपली अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चलता है आपका डाइजेशन। तो डाइजेशन के बाद क्या होगा, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है ये जाकर के आपके रैक्टम के अंदर स्टोर होता है, और रैक्टम के अंदर तभी स्टोर होता है एनएस के थ्रू, गुदा के थ्रू हम इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, तो एक्सक्रीशन होता है, विसर्जन होता है। इज इट ओके? सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलेगा मैम, आपको नींद नहीं आ रही इतनी लेट तक? अरे नींद आती तो सो जाते ना, क्लास कोई होती, नींद आती तो सो जाते, क्लास क्यों नहीं होती? मैम आप बहुत क्यूट दिख रहे हो। अरे क्या बात है यादव जी, बहुत सही है ना। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एंड द क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। कल मैं सो गई थी, कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी, कल मैं सो गई थी, है कि नहीं? कल मैं क्लास से पहले ही सो गई थी, आप लोगों की कल नींद आ गई, पता ही नहीं चला। फिर क्लास के बाद जाकर के आंख खुली 12:30 बजे के बाद, ओ माय गॉड क्लास निकल गई। तो कल नींद आ गई थी, कल सो गए भाई, नींद नहीं आ रही तो क्लास आपकी चलेगी, नींद आ गई तो सो जाएगी। Which of the following function is not affected in the signs of Golgi apparatus in the cell? ये आपको बताना है। चलिए भाई, चलो what will be your right answer? जल्दी से आंसर करिएगा। Which of the following function is not affected in the absence of Golgi apparatus in the cell? चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए, अगर बॉडी के अंतर्गत आपका यहां पर गोल्गी एपरेटस ना हो तो हमारे शरीर के अंदर क्या काम नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, कोशिकाओं में गोल्गी तंत्र के अभाव में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है प्रभावित नहीं होगा? तो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं है तो बॉडी के अंदर ना तो सेल का सिक्रेशन हो पाएगा, ना सेल वॉल फॉर्मेशन हो पाएगी, ना ही लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन हो पाएगी। प्रोटीन का निर्माण बराबर चलेगा, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? प्रोटीन का निर्माण या तो करते हैं राइबोसोम्स, या फिर हमारे शरीर के अंतर्गत प्रोटीन का निर्माण कौन करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो प्रोटीन का निर्माण है वो बराबर चलता रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा किसी सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस है या फिर नहीं है, सीधा सीधा प्रोटीन का निर्माण नहीं रुकेगा, वो बराबर चलता रहेगा। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 23 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। चलिएगा, हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं, क्लास 9th के स्टूडेंट भी बिल्कुल देख सकते हैं। गोविंद कह रहे मैम आप क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई क्या करो। गोविंद आपका क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन बताइएगा। चलेगा, मोहित की टेक्निक, मैम क्लास 9 स्टूडेंट सी दिस वीडियो। हाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए, गोल्गी क्या होती है? छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है। जो सेल होती है, सेल के अंदर छोटी छोटी, देखो इस तरीके से सेल के चारों तरफ आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलती है। बिल्कुल उसी तरीके से कुछ कुछ बॉडीज पाई जाती हैं सेल के अंतर्गत गोल्गी एपरेटस, जो कि हमारी बॉडी के अंतर्गत बहुत सारे काम, जैसे सेल वॉल की फॉर्मेशन में मदद करती है, सेल की अगर हम बात करते हैं नई सेल के निर्माण में, यानी कि रिप्रोडक्शन ऑफ सेल में मदद करती है, लाइसोसोम्स के निर्माण में मदद करती है। तो ऐसे छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाती है। चलेगा, NaNO3 चिल्ले साल्टपीटर, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट की बात हो रही है। दिस इज द सोडियम नाइट्रेट, और जो सोडियम नाइट्रेट होता है इट इज द चाइल्ड सॉल्टपीटर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिएगा, क्लियर है कि नहीं? चलो डन, फटाफट से बताइएगा। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम ये तो इजी है, एकदम बिल्कुल इजी है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, एंड क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑन योर स्क्रीन। चलेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? अ चिक हैचेस आउट फ्रॉम अ हेन्स एग इन हाउ मेनी वीक्स। आपसे पूछा जा रहा है जो एक मुर्गी का अंडा होता है,
अगर हम मुर्गी के अंडे की बात करते हैं, आपको पता है जो मुर्गी होती है दे आर ओविपोरस। दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं ओविपोरस और एक होते हैं विविपोरस। आपको पता है जो मनुष्य होते हैं, हम जो है हम विविपोरस है, क्योंकि विविपोरस हमेशा बच्चे को जन्म देते हैं और जो ओविपोरस होते हैं दे ले द एग, ये पहले अंडा देते हैं और फिर अंडे से बच्चे का जन्म होता है। तो कितना समय लेता है? 3 सप्ताह का समय लेता है अंडा फैच होने में, बच्चा बाहर निकलने में, यानी कि जो चूजा होता है चूजे को बाहर निकलने में 3 सप्ताह का समय लगता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेगा। अजय मानिक, हेलो, कैसे हैं आप? चलेगा, पढ़ेंगे 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 एंड दैट इज ऑन योर स्क्रीन। दैट सिंबल रिप्रेजेंट ऑस्मियम इज। आपको ऑस्मियम का सिंबल बताना है, इनमें से कौन सा एक ऑस्मियम का सिंबल है? गोल्ड, कॉपर, ओएस या फिर आपका कैल्शियम, कौन सा होगा आपका सिंबल? ऑब्वियसली बहुत इजी, ऑस्मियम इज द सिंबल ऑफ ओएस, इज द सिंबल ऑफ ऑस्मियम। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। आप लोग ब्लॉक कर दो अपनी तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों के पास ऑप्शन होता है, आप लोग 2-4 लोग ब्लॉक करोगे, अपने आप ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। बात करेंगे 27, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है तो उसके बीच में जो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ होगा, मान लीजिए दिस इज द डिस्टेंस, यहां पर आपने डिस्टेंस को ले लिया है और इधर आपने ना टाइम को ले लिया है, ठीक है भाई, यहां पे आपने टाइम को ले लिया है। तो अब जो ग्राफ जाएगा वो कैसे जाएगा? आपका कर्व्ड लाइन बनेगी, कुछ इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, या फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस के स्ट्रेट लाइन पैरेलल हो जाएगी, या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, या फिर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस। तो देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम बढ़ेगा, यानी कि एक रेखा आपकी बनती चली जाएगी। अगर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका टाइम भी बढ़ेगा, इक्वल इंटरवल पे आपका इक्वल टाइम और डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। सो इट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। एक सीधी रेखा जो कि बिल्कुल ऑरिजिन से होकर के गुजरेगी, वही क्या दर्शाएगी? वही आपका दर्शाएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट स्पीड की। अगर हम बात करते हैं कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि भाई जितना समय, जितनी दूरी है समय के साथ बराबर हो, दोनों का जो आपका सिंपली अगर हम बात करते हैं दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है, इंटरवल होता है, वो इक्वल होगा। हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पर एक ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट स्पीड। चलिए, रवि प्रताप मौर्य, राम राम जी, मैम आप बहुत अच्छी टीचर हो, मोहित के टेक्निक्स, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, राम राम जी, रवि प्रताप मौर्य जी, राम राम, बहुत बहुत राम राम। चलेगा मैम, टाइम नीचे होगा ना? पूजा बात एक ही है, आप टाइम को नीचे ले लो या डिस्टेंस को ऊपर ले लो, बात एक ही है, ठीक है? बात एक ही होगी, किसी को नीचे ले लो, किसी को ऊपर ले लो। द फॉर्मूला ऑफ लेड ऑक्साइड इज, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? चलिएगा, पीबीओ। पूजा कुमारी, क्या बात है, लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको बताना है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेड ऑक्साइड? चलिए बताइएगा। वेरी गुड मॉर्निंग रंजीत ओझा जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दैट इज द पीबीओ, यानी कि लेड ऑक्साइड, पीबीओ इज द फॉर्मूला ऑफ लेड ऑक्साइड। योर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बिल्कुल सही जाते हुए पढ़ेंगे 28 की तरफ। मार्बल कैंसर इज कोज्ड बाय। अगर हम मार्बल कैंसर की बात करते हैं, देखो मार्बल कैंसर की बात हो रही है, कई तरीके से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। ताजमहल कैंसर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? या फिर कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ताजमहल का पीलापन किस कारण से है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, जितने भी ऐतिहासिक इमारतें हैं, वो समय दर समय वो आपकी क्षतिग्रस्त होती जा रही है, तो ऐसा कौन सा रीजन है, किस कारण से वो जो इमारतें हैं आपकी क्षतिग्रस्त होती जा रही हैं, ये आपको बताना है। डिपोजिशन ऑफ सूट पार्टिकल्स, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लेशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण। चलिए आंसर क्या होगा? अच्छा क्या बात कर रहे हो, ओजोन लेयर के कारण? बिल्कुल नहीं, एसिड रेन के कारण। कैसी बात कर रहे हो? जगह मैम माई सेल्फ पढ़ना, अरे क्या बात है, आप सेल्फ पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द एसिड रेन। इज इट ओके? चल डन। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एसिड रेन के कारण ऐसा होता है। देखो कुछ कुछ कंसेप्ट और बताते हैं, जैसे अगर हम एसिड रेन की बात करें,
आपको पता है जो एसिड रेन होती है, एसिड रेन के अंतर्गत जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, अगर हम मेन कंपोनेंट्स की बात करें तो एसिड रेन के जो मेन कंपोनेंट्स है, मुख्य घटक है, वो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड आगे जाकर के H2SO4 का निर्माण करता है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आगे जाकर के HNO3 का निर्माण करता है। ठीक है भाई, अब ये जो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये जाकर के किसके साथ, आपका मार्बल के साथ कंबाइन हो जाता है। अब मार्बल क्या है, अगर मार्बल की बात की जाए भाई, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, फटाफट से मुझे ये बता दो मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है। और मार्बल का फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है भाई, क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो मार्बल है, उस पर जैसे ही H2SO4 पड़ता है, जैसे ही H2SO4 पड़ा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, कैल्शियम जाएगा सल्फेट के साथ कंबाइन होगा और ये आपका कैल्शियम सल्फेट का निर्माण करता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपके रिलीज हो जाते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बाहर निकल जाती है। तो निर्माण किसका हो गया भाई, निर्माण हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट का। तो दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको ऑप्शन में कैल्शियम सल्फेट मिल सकता है, जिस कारण से ताजमहल का कलर पीला होता जा रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए येलोनेस ऑफ ताजमहल, कि जो ताजमहल का रंग है वो पीला किस कारण से होता जा रहा है, तो ये किस कारण से है, ये आपका कैल्शियम सल्फाइड के कारण, कैल्शियम सल्फेट के कारण है। ठीक है भाई, सो आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, ऑप्शन में आपको एसिड रेन मिल सकता है, ऑप्शन में आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिल सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल सकता है, आपको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिल सकता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड मिल सकता है, आपको ऑप्शन में कैल्शियम सल्फाइड मिल सकता है। तो क्वेश्चन की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन में क्या मिल रहा है और आप किस ऑप्शन के साथ जाने वाले हैं। इज इट ओके, क्लियर है कि नहीं, चलेगा, डन, बहुत सही। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। एंड द क्वेश्चन नंबर 29 दैट इज ऑन योर स्क्रीन, व्हाई डू द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट। जितने भी कीटनाशक पौधे होते हैं, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, ये इंसेक्टों को क्यों ट्रैप करते हैं, क्यों ये कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को फंसाते हैं, पकड़ते हैं और खा जाते हैं। भाई क्यों करते हैं भक्षण, रीजन क्या होता है। चलिए, बिकॉज दे आर प्रेडेटर्स, क्योंकि ये प्रेडेटर्स होते हैं। दे लाइक द टेस्ट ऑफ इंसेक्ट, कीटों का जो स्वाद होता है बड़ा अच्छा लगता है इनको। टू ओवरकम द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इन द सोइल, जमीन के अंतर्गत, भूमि के अंदर अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति के लिए, या फिर दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, ये अपने भोजन का निर्माण खुद नहीं कर सकते, इसलिए इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। चलेगा, बताइएगा। बिल्कुल सही बात है, सिल्वर भी क्या होती है, जैसे सल्फाइड के साथ सिल्वर सल्फाइड के कारण ब्लैक कलर में परिवर्तित हो जाती है। चले डन। देखो, आपको पता है नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के कारण, देखो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, जितने भी कीटनाशक पौधे होते हैं, ये किस तरह के सोइल के अंदर पनपते हैं, तो ये पनपते हैं हमेशा आपके नाइट्रोजनस सोइल के अंतर्गत। नाइट्रोजनस आप कह सकते हैं, नाइट्रोजन लेस सोइल की अगर हम बात करते हैं, या फिर सिंपल आप कहोगे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल की अगर हम बात करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान में रखिएगा, जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल होती है, यानी कि ऐसी सोइल जहां पर आपकी नाइट्रोजन की कमी है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोइल के अंतर्गत ये पादप जो है पनपते हैं। अब आपको पता है, अगर आप पादपों की बात करें, इनको सबसे ज्यादा जरूरत होती है भाई एनपीके की। तो एनपीके की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, जितने भी कीट आते हैं उनको पकड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं और खा जाते हैं। और आपको पता है किसी भी कीट के अंतर्गत 4 चीजें होती हैं, CHON, यानी कि कोई भी सेल जो है, कोई भी कीट हो, मान लीजिए यहाँ पर इन्होंने तितली को पकड़ा, तो उसके अंदर भी क्या होता है आपका CHON होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है जितनी भी सेल हमारे आसपास हैं, वो सब के सब किस चीज से मिलकर के बनी होती है, वो सब के सब आपकी चून से मिलकर के बनी हुई होती है। तो इसी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, आपका इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो कीटों का भक्षण करते हैं और कीटों से अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। इज इट ओके, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 30 इज ऑन योर स्क्रीन। कल हम आपका वेट करेंगे यार, ये क्या बात है, बहुत सही यादव जी, बिल्कुल कल मिलेंगे।
पानी भी खत्म हो गया। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। चलेगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की तरफ। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द, देखो जो इलेक्ट्रिक सेल होती है, अगर हम विद्युत सेल की बात करते हैं, वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो कहां से आती है, कहां से आती है? सोर्स ऑफ करंट से, जो आप करंट का सोर्स दे रहे हो वहां से जनरेट होगी, सर्किट पूरे होता है तो सर्किट से जनरेट होती है, या फिर केमिकल्स स्टोर्ड इन इट, जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर केमिकल स्टोर्ड होते हैं वहां से निकलती है, या फिर स्विच से निकलती है। चलेगा, केमिकल स्टोर्ड इन इट, पूजा कुमारी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात आपकी है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन योर स्क्रीन। विजय पाल सिंह, कल की क्लास का टाइम बता दीजिए। ओके, विजय पाल सिंह जी, कल की जो क्लास होगी सुबह 6 बजे होगी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, दोपहर में 12:30 बजे होगी वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, इसके बाद रात को 12 बजे होगी आपकी मेन चैनल वाईफाई स्टडी पर। ये है आपकी यूट्यूब की टाइमिंग्स। इसके बाद जो प्लस पर चलती है क्लास आपकी, वो चलेगी 8 से 9 बजे सुबह, प्लस की टाइम 10 से 11, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ठीक है भाई, इसके बाद आपकी एक क्लास चलती है 11 से 12 AM। देन हम लोग बात करेंगे आपकी जो स्पेशल क्लास होगी रात को 10 से 11 चलेगी। ये आपकी क्लासेस की टाइमिंग रहेगी कल की। और जो प्लस बैच है, प्लस बैच आपका चलता है 9 से 10 बजे। ठीक है, ये आपका रात को 9 से 10 बजे, ये कल की क्लास की आपकी टाइमिंग है जो कि आपके स्क्रीन पर है। चलेगा, इज इट ओके? चलो डन। तो ये क्लास की टाइमिंग है आपकी कल। आप अपनी अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा अनुसार जिस क्लास में आपको बेटर लगे आप उस क्लास को ज्वाइन करो। सारी क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ जी बिल्कुल पढ़ाते विकास जी, बिल्कुल ईवीएस पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अच्छा ठीक है, फ्री फॉलिंग बॉडी मूव्स विद द कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज सेड टू बी। देखो आपने किसी चीज को ऊपर से छोड़ा, फ्री फॉल है, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो ये आपका सेम स्पीड के साथ, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर नीचे आ रही है, तो इस तरीके का जो मोशन होता है उस मोशन को क्या कहोगे? यूनिफॉर्म कहोगे, नॉन यूनिफॉर्म कहोगे, इनिशियली यूनिफॉर्म, फाइनली नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इनिशियली नॉन यूनिफॉर्म, फाइनली यूनिफॉर्म? आपका आंसर क्या होगा? सो दैट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म होता है क्योंकि समय के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे आ रहा है, इट मींस मोशन कैसा रहेगा? आपका यूनिफॉर्म होगा। और फ्री फॉल है क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी कांस्टेंट जी यहाँ पर काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फ्री फॉल कह दिया, एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो मोशन होगा दैट विल बी द यूनिफॉर्म मोशन। चलिए क्लास कब खत्म होगी? 50 क्वेश्चंस के बाद। 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे आज के सेशन में। 50 क्वेश्चन के बाद आपकी आज क्लास खत्म होगी। 50 क्वेश्चन को खत्म करेंगे, उसके बाद आज के सेशन को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑडिबल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विद द टाइम पीरियड ऑफ, मतलब एक श्रव्य ध्वनि की बात हो रही है, यानी कि सुनने योग्य ध्वनि की अगर बात की जाए। चलेगा, द ऑडिबल साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट विद अ टाइम पीरियड ऑफ। अच्छा ठीक है, दो शब्दों के बीच में, मान लीजिए मैंने कहा मैंने कहा आपको प्रोड्यूस्ड बाय, तो दो शब्दों के बीच में कम से कम कितना समय होना चाहिए कि जिस शब्द को आप समझ जाओ? मैं कह रही हूँ हाउ आर यू, क्या करोगे इस तरीके से मैं अगर कुछ भी बोलती हूँ तो आप लोग नहीं समझ पाओगे। मैं कह रही हूँ हाउ आर यू गाइस, क्या कर रहे हैं आप, कैसे हैं आप सभी, आप लोग शब्दों को समझ पा रहे हैं। तो किसी भी दो शब्द को समझने के लिए कम से कम उनके बीच में कितना समय होना चाहिए? 50 M2 मॉर्निंग हो जाएगी। अच्छा 25 में मॉर्निंग हो जाएगी, किसने कहा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। 0.05 सेकंड की अगर हम बात करते हैं, 0.05 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए दो शब्दों के बीच में, तभी आप किसी भी दो शब्द को समझ पाओगे। अगर इससे कम समय होता है तो आप दो शब्दों को नहीं समझ पाओगे। ठीक है भाई, चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 एंड द क्वेश्चन नंबर 33 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 33 भाई आप लोगों के स्क्रीन पर है। द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज, सेरिबेलम का फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो सेरिबेलम वाला पार्ट होता है हमारे मस्तिष्क का, उसका कार्य क्या है? चलिए बताइएगा। अगर सेरिबेलम का कार्य आपसे पूछा जाए तो सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? हमारी बॉडी का जितना भी पेशीय समन्वय है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जितना भी हमारी बॉडी का जो आउटर बैलेंस होता है, आप चलना सीख पा रहे हैं, आपके आउटर बैलेंस की बात करें,
आपकी मेमोरी को, स्मृति को, या फिर सेंसेशन ऑफ स्मेल, आपकी जो गंध की अनुभूति होती है, या फिर अगर आप कुछ बोल पा रहे हैं, आप कुछ भाषण दे पा रहे हैं, किसको कंट्रोल करता है? विजय जैन, क्या बात है, क्या बात है, बी के साथ जाते। देखो भाई, जितने बेवड़े होते हैं ना, आपने देखा होगा भाई साहब, रात को ना पैर कहीं रखते हैं, जाता कहीं और है, पैर रखना कहीं और चाहते, जाता कहीं और है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होता है, यानी कि अगर मैं इथेनॉल की बात करूं, C2H5OH की, ये करता क्या है? ये सीधा जाकर के जो सेरिबेलम वाला पार्ट है, इसको इनएक्टिव कर देता है। और सेरिबेलम जो है हमारी बॉडी का जितना भी आउटर बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करता है। यानी कि अगर सेरिबेलम इनएक्टिव है तो आपकी बॉडी का जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, जो आउटर बैलेंस है, वो कंट्रोल नहीं होगा। अगर आउटर बैलेंस कंट्रोल नहीं होगा तो आपके शरीर का नियंत्रण, संतुलन बिगड़ जाएगा। आप पैर कहीं रखते हो, जाता कहीं और है, रखना कहीं चाहते हो, रखा कहीं और जा रहा है। ठीक है भाई, सो आंसर क्या होगा आपका? मस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इज इट ओके? चलेगा मैम, कल मेरा +3 का एग्जाम है। गुड नाइट मैम। चलेगा भाई, जितने अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम को करके आना है। ठीक है भाई, चलेगा। बेस्ट एनालॉगी दी मैम आपने, क्या बात है। ठीक है, पता है देखो, डे टू डे लाइफ के जो एग्जांपल्स होते हैं उनसे हम लोग ना चीजों को सीख पाते हैं, चीजें ना याद रह जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है, विल रिमेंबर फॉर लाइफ, है कि नहीं? तो ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जितने भी बेवड़े होते हैं उनका सेरिबेलम काम नहीं करता, इसलिए वो नाली में नागिन डांस करते हुए जाते हैं। तो ये शराब का नहीं होता वो काम किसका होता है? सेरिबेलम को इनएक्टिव कर देता है शराब। ठीक है, दिल विल कुछ नहीं टूटता है भाई, दिल का दर्द खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता, सेरिबेलम को इनएक्टिव कर देता है, सिंपल सी बात है। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। A periscope is based on the principle of successive selection reflection from। चलिए बताना है आपको। पेरिस्कोप जो होता है, अगर हम एक डिवाइस की बात करते हैं, इट इज अ डिवाइस। पेरिस्कोप के अंतर्गत किस तरह के मिरर या फिर किस तरह के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? दोनों प्लेन मिरर। पूजा कुमारी, क्या बात है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। यहां पर 2 प्लेन मिरर को यूज में लिया जाता है। मैम मैं 70 लाइक्स कर रहा हूं। अच्छा, आप 70 लाइक्स कर रहे हो, क्या बात है, बहुत सही। चलो भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी से, एक बारी से सारे बच्चे वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर मार दीजिए। अभी तक तो 150 पार बच्चे जाने चाहिए थे, बहुत कम बच्चे हैं, है कि नहीं? चलो, नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो बच्चे गायब रहते हैं ना। चलो, सो नोटिफिकेशन के भरोसे ही जिंदगी तुम्हारी चलती है कि नहीं? चलो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 की। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट प्रोड्यूस साउंड बाय यूजिंग। अगर हम एक बांसुरी की बात करते हैं, कुछ इस तरीके से आपको बांसुरी दिखाई देती है और उस बांसुरी के ऊपर छोटे 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 छेद बने हुए होते हैं, तो उन्हीं छेद के कारण वो ध्वनि को प्रोड्यूस कर पाते। देखा ना, जो बांसुरी बजाने वाला होता है भाई साहब, छोटे छोटे छेदों के ऊपर उंगली डालता रहेगा और फूंक मारता रहता है। तो हवा, एयर कॉलम जो होते हैं, इसके अंदर हवा के छोटे 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 छिद्र होते हैं, उन्हीं के कारण साउंड जो है आपके प्रोड्यूस हो पाती है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलेगा जी, जो कि सो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। अगर हम एयर कॉलम की बात करते हैं, मैम रात को सोने दो ना भाई, जो सोना चाहते हैं सो जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? दीपक कह रहे मैम नींद आ रही है, सबको नींद आ रही है। भाई जिसको नींद आ रही है आप जाकर के सो जाइए, आपको मना नहीं किया किसी ने, इट्स योर चॉइस। आपको मन करता है क्लास लेनी है लीजिए, नहीं लेनी सो जाइए आराम से, नींद खराब मत कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं, पढ़ाई इंपॉर्टेंट लगती है तो देख लो भाई। सेपरेशन ऑफ गुड सीड्स फ्रॉम द बैड इज डन बाय। यानी कि देखो, मान लीजिए क्या किया आपने, गेहूं लिए, गेहूं के दाने लिए, उसके अंदर कुछ खराब दाने हैं, उनको आप बाहर निकाल रहे हो, किस प्रोसेस के थ्रू निकालोगे? हैंड पिकिंग, विनोइंग, सोकिंग इन द कंटेनर, या फिर नन ऑफ दिस की अगर हम बात करते हैं? चलिए बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल रोहित कुमार, ये सेशन जो है SSCGD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल आएगा। चलो जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही बात है विजय जैन, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए क्या दिन और क्या रात सब बराबर होते हैं। कहते हैं कि भाई जीवन में अगर कुछ करना है, देखो एक बात कहती हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हीरे की परख करनी है तो अंधेरे का इंतजार करना पड़ेगा, वरना दिन की रोशनी में तो चांद के टुकड़े भी चमकते हैं। तो भाई अगर आपको हीरा बनना है तो अपने आप को तराशना पड़ेगा। तराशने के लिए क्या दिन और क्या रात, आपको रात का इंतजार करना ही पड़ेगा, दिन रात एक करने पड़ेंगे आपको।
सो दैट विल बी द हैंड पिकिंग। सिंपल आप जो है हैंड पिकिंग के द्वारा इसको यूज में ले सकते हैं। सिंपल हैंड पिकिंग के द्वारा हाथ से आप खराब सीड्स को निकाल के बाहर फेंक, ठीक है, चलिए उससे आप बाहर निकाल सकते हैं। या फिर इवन अगर आप बात करते हैं सोकिंग इन द कंटेनर, जो आपका अच्छा दाना होता है वो नीचे रह जाता है, खराब दाना पानी में ऊपर आ जाता है, आप ऑप्शन नंबर सी के द्वारा भी कर सकते हैं। बट बेस्ट ऑप्शन आपका हैंड पिकिंग रहेगा, ठीक है। अच्छे दानों में से खराब निकालने बाहर निकाल दो, हैंड पिकिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। मैम आप हमारे लिए सोते भी नहीं है, अरे क्या बात है, चलेगा। इज इट ओके? दिन में तो सूरज चमकता है, दिन में सूरज चमकता है, तो भाई आपको आप ना सूरज के चलिए भाई, सॉरी द फंक्शन ऑफ द सेंट्रॉइल्स। सेंट्रॉइल्स का काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? देखो पतले से फाइबर्स पाए जाते हैं, छोटे फाइबर्स होते हैं जिनको हम लोग सेंट्रॉइल्स कहते हैं, ठीक है। करते क्या है, ये आगे जाकर के छोटे सेंट्रॉइल्स मिलकर के फाइबर्स के निर्माण करेंगे। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, फॉर्मेशन ऑफ वुड वॉक्यूल। आंसर भी मैंने आपको बता दिया। इज इट ओके? चलिएगा। शाइन कह रहे मैम बट सी इज अ मोर परफेक्ट आंसर। अच्छा, सी मोर परफेक्ट है तो सी आप मार्क कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाइए। चलो भाई, ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही रहेगा वैसे। डन। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की। मैम मस्त पढ़ाते हैं, अरे वाह रोहित, बहुत सही, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम थ्योरी कराओ प्लीज, कराया करो प्लीज। दीपक, ये सेशन जीडी का एग्जाम आप लोगों का है, जीडी का है, यूपी टेट का है, सी टेट का है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं आपके, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स है। तो ये सारे एग्जाम्स एक बार हो जाए, एग्जाम्स तक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, फिर थ्योरी को लेकर के चलेंगे, फिर कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस करेंगे, फिर आपकी थ्योरी चलेगी, बायोफिजिक्स केमिस्ट्री तीनों के थ्योरी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद थ्योरी को लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलो, सेंट्रॉइल्स का काम क्या होता है? छोटे सेंट्रॉइल्स मिलकर के फाइबर्स बनाते हैं, और यही फाइबर्स आगे जाकर के हमारी मसल्स का निर्माण करती है, हमारी मांसपेशियों का निर्माण करती है। आपको पता है जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, जो हमारी मसल्स होती है, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ द फाइबर्स, पतले फाइबर्स से मिलकर के बनी होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स किसके द्वारा किया जाता है? आपका सेंट्रॉइल्स के द्वारा किया जाता है। इज इट ओके? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, एंड द क्वेश्चन नंबर 38 दैट इज ऑन योर स्क्रीन। The image of an object last on the retina of our eye। यानी कि देखो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे, मान लीजिए मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मेरे हाथ में हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे हाथ में ना ये डस्टर है, मेरे हाथ में एक डस्टर है, तो एक चीज देखिएगा, आप इस ऑब्जेक्ट को अगर देख पा रहे हैं तो आप कितनी देर तक इसकी इमेज को आप अपनी आंखों में रख पा रहे हैं। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है परसिस्टेंस ऑफ विजन, यहां पर परसिस्टेंस ऑफ विजन की बात हो रही है, कितनी देर तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी वस्तु की जो बिंब होती है वो आपकी रेटिना पर रुकती है। सो दैट इज द 1/16 सेकेंड, ठीक है। 1/16 सेकेंड के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो आपकी आंखों की रेटिना पर रुकती है। इज इट ओके? चलेगा। मैम आपका क्लास कितने बजे होता है? रोहित कुमार, जो हमारी क्लास होती है डेली सुबह 6 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, उसके बाद दोपहर में 12:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पर, और रात को 12 बजे आपके वाईफाई स्टडी मेन चैनल पर। ये हमारी क्लास की यूट्यूब का टाइमिंग है। प्लस पे 10 आपकी प्लस पे होती है सबसे पहले 8 से 9, उसके बाद चलती है आपकी 10 से 11, 11 से 12 चलती है, देन आपकी चलती है शाम को 11 से 12 के बाद आपकी जो प्लस पे क्लास चलेगी वो शाम को चलेगी 8 से 9, और देन 10 से 11, और 9 से 10 आपकी प्लस बैच, ठीक है। 9 से 10 आपका प्लस बैच होता है, ये टाइमिंग है आपकी क्लासेस की। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39, द मेथड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस इन द रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योरिंग द मेटल इज द इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए, बिल्कुल सही जाते हुए इलेक्ट्रो रिफाइनिंग विल बी द राइट आंसर। चलिए, बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की तरफ। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, ये सिंपली आपको यहां पर बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है? चलिए, चलेगा। मोहित की टेक्निक, क्या बात है, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, लाइक भी कर दो, बिल्कुल सही बात है। चलेगा, लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोगों का काम है, अपने आप कर दिया, ठीक है। चलेगा,
अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीजें आपको अच्छी मिल रही है, तो आपके भाई बहन, यार बंधु, आपके यार दोस्त, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक भी चीजों को पहुंचा दो ताकि उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए। ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 2 molecules of water, this is the formula of plaster of Paris। इस तरह के मैम क्वेश्चन समझ में नहीं आया। केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपने पीओपी की बात की। अगर हम पीओपी की बात करें तो आपको पता है ना, अगर हमारी हड्डी टूट जाए, हड्डी टूटने के बाद ना हड्डियों पर एक प्लास्टर कराते हैं जिसको पीओपी कहते हैं, वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। तब हमारे घरों में व्हाइट वॉश होती है, दीवारों पर जैसे छतों पे डिजाइन बनवा दिया जाता है कि भाई घर में तो पीओपी हो रही है कि नहीं। तो पीओपी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब यहीं पे अगर इस पीओपी को आप 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो ये आपका जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और यहां से आपके 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो है आपके रिलीज हो जाते हैं। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है जिप्सम वाले पार्ट की अगर हम बात करें। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इज इट ओके? जल्दी से बताइएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही आपका जिप्सम बनाया जाता है। जिप्सम को कहां पे यूज में लिया जाता है, सीमेंट के अंतर्गत। सीमेंट तब बनाया जाता है, सीमेंट के अंदर जिप्सम को मिक्स किया जाता है। मैम कब तक पढ़ाओगे ऋषि? 50 क्वेश्चन तक, 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड। 10 क्वेश्चन और बचे, 10 क्वेश्चन को एंड करेंगे, उसके बाद सेशन को एंड, 10 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, चलेगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन 41। During electrolysis, the positively charged ion moves towards, देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के अंदर जितनी भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो किस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे, ये आपको बताना है। एनोड की तरफ, कैथोड की तरफ, बैटरी की तरफ, या फिर वॉल्स ऑफ कंटेनर, किस तरफ वो मूव कर जाते हैं आपके। क्या बात है रोहित कुमार जी, बहुत सही, बहुत खूब। चलो जल्दी बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो आपको पता है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है फिजिक्स में, जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, और जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और ये हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की तरफ ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जाएंगे, है कि नहीं। तो यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो नेगेटिवली चार्ज रोड की तरफ जाएंगी, और ऐसी रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो एनोड होती है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज रोड, और जो कैथोड होती है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज रोड होती है। ठीक है भाई। सो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द कैथोड रेज। डन। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की तरफ। The force responsible for wear and tear of our shoes is, आपको बताना है। देखो जो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, स्कूल में तो जाते थे भाई साहब, बहुत शूज हमने तोड़े हैं, 10 से 12 साल जो स्कूल के हमने निकाले हैं, पता नहीं हमने कितने शूज तोड़े हैं ना। हर सीजन में 2 जोड़ी शूज तो टूट जाते थे। अब वो जो शूज टूटते हैं किस कारण से टूटते थे, यानी कि आपका जो जूता है, अगर आपका जूता टूट रहा है तो भाई रीजन क्या है ना, चलो बता दो किस कारण से आपके शूज जो है टूटते थे, और किस कारण से टूटते हैं आपके शूज, जल्दी बताओ। चलो किस फोर्स के कारण, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण, क्योंकि फर्श के साथ, जमीन के साथ तब आप चलते हो, भूमि के साथ यहाँ पर कौन सा फोर्स लगता है आपका, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, घर्षण बल लगता है, घर्षण बल के कारण ही वो क्या होता है, वो आपका टूटता था। ठीक है भाई। विजयपाल जी मेरा रोंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके, सीखने के लिए यहाँ पर है। Ma'am, someone is drinking at home. Can police arrest him? Please answer this. चलो देखो, अगर आप दारू पी रहे हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, अगर आप दारू पी के वाहन चला रहे हैं तो आपको पुलिस अरेस्ट करेगी। ठीक है। आप अगर शराब पी रहे हैं तो शराब पीने पे आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, शराब पीकर आप वाहन चला रहे तब आपको पुलिस अरेस्ट करती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, वर्षा के जल का आप संचय कर रहे हो, तो वर्षा जल को आप संचय करते हो तो वो आपकी किसमें मदद करता है, दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द रेनफॉल, रेनफॉल में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ वाटर ट्यूब जल स्तर में वृद्धि होगी, इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर,
वन क्षेत्र आपका बढ़ जाएगा या फिर डिक्रीजिंग द कटिंग ऑफ ट्री, धीरे धीरे पेड़ों का कटना कम हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? अगर आप वर्षा जल को स्टोर करके रखते हो तो इट विल इंक्रीज द वाटर टेबल। ये क्या करेगा? जल का जो स्तर है वो आपका बढ़ता चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 इज ऑन योर स्क्रीन। द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर। भारत के अंतर्गत कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? चलिएगा, बिहार में शराब बंद है, क्या बात है। चलो बताइएगा, द नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर 4, 3, 5 या फिर 6? चलिए बताइएगा, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? आपका सही आंसर क्या होगा नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें? चलिए जल्दी से आंसर करिएगा, व्हाट विल बी योर राइट आंसर? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। चलो भाई, देन फटाफट बताइएगा। कौन बताने वाला है? जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए भाई, डू इट वेरी 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 फास्ट। सो दैट विल बी द 4। कौन कौन सी को होगी? जल्दी से चारों के चारों का आंसर बता दीजिए। अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं, सबसे पहला कौन सा है? द हिमालयास। सबसे पहला है आपका हिमालयास, अगर हम हिमालयास की बात करें, ठीक है। हिमालयास के बाद आपका दूसरा कौन सा आता है? अगर हम बात करते हैं आपके जितने भी वेस्टर्न घाट्स होते हैं कि नहीं, आपके वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करते हैं, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तीसरा कौन सा आता है आपका? नॉर्थ ईस्ट। जितना भी आपका नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की अगर हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और चौथा आपका आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड की अगर हम बात करते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा जो भी होगी, निकोबार आइलैंड, ठीक है। चलिए, क्योंकि साइंस में स्पेलिंग मैटर हमारे लिए नहीं करती। तो ये है 4 हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत के अंदर, ठीक है। चलिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारी विविधताएं आपको यहाँ पर मिलती है, बहुत सारी जैविक विविधताएं आपको यहाँ पर मिलेगी, मल्टीपल। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 की तरफ, ठीक है। इन द सिंबल ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है भाई? क्वेश्चन नंबर 192, ठीक है। इन द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल सेल द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट। आपको बताना है इलेक्ट्रिक सेल के प्रतीक में जो लंबी रेखा होती है वो किसको दर्शाती है? देखो, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या होता है? दिस वन इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, कुछ इस तरीके का, ठीक है, लाइक दिस। अब इसमें ये जो लंबी वाली सेल है, ये किसको दर्शाती है? पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, तार को बताती है, वायर को, या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो? किसको ये रिप्रेजेंट यहां पर करती है? मैम मैं मिजोरम से हूँ, मेरी पापा की पोस्टिंग है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं आप भी बायोडाइवर्सिटी एरिया से ही बिलोंग करते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एरिया से। नो फियर, पॉजिटिव, क्या बात है, बिल्कुल सही। इट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव टर्मिनल, इट विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव। बड़ी वाली पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल को ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 46 की तरफ। द मेटल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द स्वीट्स। मिठाइयों को डेकोरेट करने के लिए किस मेटल की, किस धातु की आवश्यकता होती है? सिल्वर की, चांदी की, एल्यूमिनियम की, कॉपर की, या फिर आयरन की? द मेटल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। मिठाइयों को सजाना है ना, दीपावली का समय है, सीजन चल रहा है, खाने पीने का मिठाई वाला है ना, सर्दी का मौसम आ गया, बड़ा अच्छा लगती है चीजें। तो क्या आपको ऐसा मिलेगा स्वीट्स के ऊपर, डेकोरेटिंग स्वीट्स की अगर हम बात करते हैं, कौन से मेटल को यहाँ पर लिया जाता है यूज में, ये आपको बताना है। सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, या फिर आयरन? सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, दैट विल बी द सिल्वर। चांदी, चांदी का वर्क होता है, जो कि आपका चांदी का वर्क आपका मिठाइयों के ऊपर चिपका दिया जाता है, चांदी का जो अर्क होता है। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अरे भाई विजयपाल, एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम नहीं होती है। नहीं पूजा, कैसी बात कर रहे, चांदी होती है। चलो बढ़ेंगे 47 क्वेश्चन की तरफ। चलिए, मायोपिया इज द डिसऑर्डर ऑफ विच ऑर्गन? अगर हम मायोपिया की बात करते हैं तो मायोपिया हमारे किस अंग को इफेक्ट करता है, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइएगा। मायोपिया जो है, रंजित कुमार मैम आपको नींद नहीं आती क्या? कितनी मेहनत करते हैं आप हम लोगों के लिए, अरे क्या बात है, बहुत सही। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कोई भी बफरिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है क्लास, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। बफरिंग तो ना कहो, बफरिंग नहीं हो रही भाई, बिल्कुल प्रॉपर चल रही है क्लास।
बिल्कुल प्रॉपर। सो व्हाट विल बी राइट आंसर? मायोपिया जो है हमारी आंखों में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द व्हाइट रस्ट इज द प्रोमिनेंट फंगल डिजीज ऑफ, जो व्हाइट रस्ट है ये कौन सी फसल के अंदर होती है? गेहूं के अंदर, मस्टर्ड, राइस या फिर मिलेट, बाजरा के अंदर होती है? विजयपाल सिंह इधर से प्रॉपर है, एवरीथिंग इज प्रॉपर, नथिंग इज बफरिंग। इधर से कुछ बफरिंग नहीं हो रही है, नेटवर्क इशू हो सकता है शायद आपकी तरफ से, इधर से प्रॉपर है। चलिए व्हाइट रस्ट बताइएगा, सफेद जंग कौन सी फसल के अंदर लगता है, ये आपको बताना है। गेहूं के अंदर, कि सरसों के अंदर, कि चावल के अंदर, या फिर मिलेट के अंदर? टीचर आपके चिक्स जो है गोलगप्पे जैसे है। अच्छा मेरे अरे 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 अरे, सो आपका आंसर क्या होगा? दैट विल बी द मस्टर्ड सरसों। नहीं नहीं नहीं, मस्टर्ड सरसों की बात करते हैं। देखो जो मस्टर्ड सरसों का दाना होता है वो धीरे 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 सफेद होने लगता है, और सफेद होता होता है भुर भुर के गिरना शुरू हो जाता है, डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। जो व्हाइट रस्ट है वो होते हैं मस्टर्ड के अंदर, सरसों के अंदर। शांतनु शर्मा कह रहे मैम आई एम प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट बट माय नेबर अरेस्टेड बाय पुलिस, जस्ट ही ड्रिंकिंग एट होम ही इज अरेस्टेड बाय पुलिस व्हेन। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है, घर पे बैठ के पीने से कोई आपको अरेस्ट नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है चलेगा। Which organ of human body is most susceptible to the harmful of radiations? Harmful radiation, अच्छा ठीक है। हमारे शरीर का कौन सा ऐसा अंग है जो कि हानिकारक विकिरणों से सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है, अति संवेदनशील अंग है, ये कौन सा है? चलिए बताइएगा। सर्वर लैग, क्या बात है, बहुत सही, जल्दी से बताइएगा। तो दैट विल बी द आईज। जो हमारी आंखें होती है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, हमारी आंखें जो है रेडिएशन से सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। आपको पता है इवन अगर हल्के से रेडिएशन हमारी आंखों पे पड़ती है ना, कई बार आपने देखा होगा, आप अंधेरे कमरे से बाहर धूप में चले जाओ तो आपकी आंखें ना ऑटोमेटिकली बंद होने लगती है। आप रोशनी से अंधेरे कमरे में आ जाओ तो आपकी आंखें ना अपने आप बंद होने लगती है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सेंसिटिव पार्ट जो है रेडिएशन से संबंधित आपका आंखें होंगी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, नॉट ब्रेन, दैट विल बी द आई। चलिए पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। चलिए टोमेटोज आर रिच सोर्स ऑफ, अगर हम टमाटर की बात करते हैं कौन सा एसिड आपको टमाटर के अंदर देखने को मिलता है? एसिटिक एसिड, मेथनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, या फिर अगर हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ऐसा कौन सा एसिड है जो कि आपको टमाटर के अंदर देखने को मिलता है? चलिए बताइएगा। लास्ट क्वेश्चन मैम, आई मिस यू। अरे क्या बात है मोहित की टेक्निक, बहुत सही, चलेगा। व्हाट विल बी राइट आंसर? आपका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड की अगर बात की जाती है। टमाटर के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? टमाटर के अंदर आपको देखने को मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। और आपको पता है ये ऑक्जेलिक एसिड जो है यही आपको हरी सब्जियों के अंदर मिलेगा। ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर भी आपको क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ग्रीन वेजिटेबल्स के अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड जो है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर आपको मिलेगा टमाटर के अंदर, या फिर ऐसे सब्जियां ऐसे फल जिसके अंदर आपको छोटे 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 बीज देखने को मिलते हैं, ऐसे फल और ऐसे सब्जियों के अंदर भी आपको क्या मिलता है? ऐसे फल और ऐसे सब्जियों के अंदर भी आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। ठीक है भाई, ऑक्जेलिक एसिड देखने को मिलता है। और आपको पता है ये जो ऑक्जेलिक एसिड है कि जैसे कैल्शियम आयंस के साथ कंबाइंड होता है तो ये हमारे शरीर के अंदर ना कैल्शियम ऑक्जेलेट की फॉर्मेशन करता है। और जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है ये हमारे शरीर के अंतर्गत पथरी जैसी बीमारी को घर करता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का मतलब क्या है? स्टोन, यानी कि हमारे शरीर के अंतर्गत एक रोग पैदा करता है जिसको हम लोग स्टोन का नाम देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं भाई पथरी। तो आपने सुना होगा ऐसे पर्सन जिनकी बॉडी के अंदर स्टोन बन चुका है, और स्टोन भी कौन सा बनाता है ये भी ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किडनी स्टोन बनाता है। तो ऐसे लोग जिनके शरीर में किडनी स्टोन हो जाता है उनको डॉक्टर जो है सबसे पहले हरी सब्जियां, टमाटर या फिर बीज वाली सब्जियां बंद कर देते हैं, दालें बंद कर देते हैं। इज इट ओके? चलेगा मैम, आप हमारे लिए गुड हो। जय मैम, अरे क्या बात है, बोलते हाँ बिल्कुल, पालक में भी होता है। अच्छा शिवम शर्मा कह रहे मैम नीट की क्लास का टाइम कब से रहता है? शिवम इस चैनल पे आपको नीट की क्लासेस नहीं मिलेंगी, नीट की क्लासेस के लिए पर्टिकुलर आपको अलग से चैनल हमारा बना हुआ है। ठीक है भाई, चलेगा। मोस्ट अबेंडेंट एसिड, क्या बात है, सिट्रिक एसिड, क्या बात है, बहुत सही, वेरी नाइस मैम, थैंक यू फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंफॉर्मेटिव क्लास, बहुत सही, क्या बात है।
नहीं, सिट्रिक एसिड बहुत कम अमाउंट में, सबसे ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चलिए भाई, अब आज के सेशन के 50 क्वेश्चंस होते हैं समाप्त। 50 क्वेश्चन में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ये पीडीएफ जो है आपकी अपलोड हो जाएगी विद आंसर की, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के चीजों को जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, अब सबसे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ प्लस पे कनेक्ट होना चाहते हैं, रोज रात को 9 से 10 बजे आपकी क्लास चलती है, जिसमें केमिस्ट्री स्पेशल का बैच आपका चल रहा है। ठीक है, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान 7800, कोड लगाइएगा एंटी लाइफ, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान है, 12 मंथ 6 मंथ का 6500 और 5400, इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट रिडक्शन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसके साथ साथ अनअकैडमी पर एक और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, रिपोर्ट एंड विन। अगर आपको किसी भी वीडियो के अंदर कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट मिलता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, और अगर वो चीज सही पाई जाती है तो आप लोगों को इवन रिवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये चीजें ओवरकम करनी है, अगर कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधारना है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए है सब कुछ, आप लोगों के लिए है, तो चीजों में अगर कहीं पर कोई खराबी है, कहीं पर सुधार की जरूरत है, तो उसके सुधार के लिए ये चीजें जो है आप लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है भाई, इसके अलावा आपको पता है अनअकैडमी पर हर संडे चलता है एक एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट। ठीक है भाई, एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है, और कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट के साथ साथ आपको ये आपके कुछ कुछ बैचेस हैं जो कि 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं। इन बैचेस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस में आप सीधा क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के साथ साथ ये ध्यान में रखिएगा, हर संडे जो चलता है आपका, वो चलता है एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्कॉलरशिप टेस्ट को आप जरूर से जरूर दिया करें। ठीक है भाई, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है इसको आप जरूर से जरूर दिया करो, बिल्कुल से बिल्कुल। ठीक है, और देखो, एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको करना क्या होता है, आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 40 मिनट होती है, 40 मिनट में आपको ना 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और आपसे एक इनवाइट कोड मांग लिया जाएगा, और इनवाइट कोड आपको अप्लाई करना है, कौन सा, एनडी लाइव। तो इनवाइट कोड आप लोगों के पास है, दैट इज एनडी लाइव। मात्र देखो, एसएससी कॉम्पैक्ट स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हर संडे चलता है आपका, 50 क्वेश्चन 40 मिनट में, कोड लगा दीजिएगा एनडी लाइव, और अपने आप को अभी के अभी जाकर के रजिस्टर कर लीजिएगा। मैम मेरे 42 से हैप्पी बर्थडे मैम। अरे नहीं, मोहित की टेक्निक अभी कहाँ बर्थडे है, बर्थडे था मेरा 22 सितंबर को, 22 सितंबर को बर्थडे गया। रोज रोज बर्थडे रे कितनी बार जन्म करवाओगे आप अपनी मैडम का। ठीक है, तो भाई रोज रोज कोई जन्म होता है, जन्म तो एक बार होता है जीवन में, है कि नहीं। चलो ठीक है, अब ये रही बातें हमारी। अब आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, अच्छा ठीक है, टेलीग्राम चैनल और मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ। अगर हम अपने टेलीग्राम चैनल की बात करते हैं तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, साइंस विद नीतू ढाका, जैसे ही सर्च करोगे, चलो आप टेलीग्राम चैनल पे सर्च करोगे साइंस विद नीतू ढाका, सो दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल, जहां से आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास की जो पीडीएफ है अभी के अभी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तुरंत बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, अभी मैं अपलोड कर दूंगी आपके टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है भाई, चलिए अब करेंगे हम लोग आज के सेशन को यहीं पर समाप्त। अब होती है आज के सेशन का दी एंड, और मिलेंगे फिर सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो की लिंक को एक बार से शेयर कर दीजिए, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि तब भी अगली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर हम लोग विराम देंगे। अब आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि 50 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जो बच्चे क्लास को बाद में देखेंगे, आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है 50 क्वेश्चंस में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, सौरभ तिवारी जी, हमारी जो डेली क्लासेस है मैम, आप फिजिक्स नहीं, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, मोहित की टेक्निक सब कुछ पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे बात करें क्लास की जो टाइमिंग होती है, डेली सुबह 6 बजे, दोपहर में 12:30 बजे, और रात को 12 बजे। ठीक है, ये हमारी क्लास की टाइमिंग है, दिस वन इज द क्लास टाइम। ठीक है, 6 बजे 12:30 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, और 12 बजे वाईफाई स्टडी मेन चैनल। 42 सही है। अरे शशि मीना जी, क्या बात है, बहुत सही शशि मीना जी, वेल डन, बहुत सही, चलेगा। सो गाइस, अब इसी के साथ आज के सेशन को एंड करेंगे, और यहीं पर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी, और मिलेंगे फिर से सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस, खुदा हाफिज।